अपने कंटेंट राइटिंग में कीवर्ड स्टफिंग की अब इजाज़त बिल्कुल नहीं है। गूगल इतना स्मार्ट है कि वो डिफरेंट स्टफिंग के स्टाइल्स को जज कर लेता है और उसकी बेस पर आपको पेनल्टी भी लग सकती है। और डेफिनेटली ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करने से ज़्यादा रैंकिंग आपको अब नहीं मिलने वाली। तो अब हमने अपने मेन कीवर्ड्स को अपने कंटेंट के अंदर यूज़ किस तरीके से करना है, तो इसमें काम आती हैं हमारी मेन कीवर्ड की वेरिएशंस। एफिलिएट कंटेंट की जो मेन कीवर्ड की वेरिएशंस होती हैं वो ऑलमोस्ट हर निच में ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। उसके लिए हम यूज़ करेंगे मॉडिफायर्स जो कि हो सकते हैं बेस्ट, टॉप, वर्सेस या बजटेड या अफोर्डेबल या इस तरीके के डिफरेंट वर्ड्स। सो हर जगह पे हम ये यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स सपोज अगर हमारा कीवर्ड है बेस्ट फिशिंग रॉड, तो हम हर जगह पे बेस्ट फिशिंग रॉड यूज़ नहीं करेंगे। हम कहीं यूज़ करेंगे टॉप फिशिंग पोल या फलां ब्रांड की प्रोडक्ट वर्सेस उस ब्रांड की प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वर्सेस आएगा ताकि उनका कंपैरिजन शो हो। अगर हम कहीं पे कोई बजटेड वर्जन ऑफ फिशिंग रॉड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम अफोर्डेबल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने मेन कीवर्ड को भी यूज़ करेंगे लेकिन डिफरेंट वेरिएशंस के साथ विद डिफरेंट मॉडिफायर्स। तो इस तरीके से आपने अपने कंटेंट को कीवर्ड रिच करना है, डायरेक्टली मेन कीवर्ड जगह जगह पे यूज़ नहीं करना ताकि आप कीवर्ड स्टफिंग से अवॉइड कर सकें। सो ये तो कुछ जनरल सी वेरिएशंस हैं जो कि हर निच में ऑलमोस्ट एफिलिएट की हर निच में सेम रहेंगी। अब मज़ीद अगर आप डिफरेंट निचेस को ट्राई कर रहे हैं तो उसमें मज़ीद इसी तरह की वेरिएशंस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये थी वेरिएशंस ऑफ मेन कीवर्ड। आई होप कि आपका जो आर्टिकल है वो अब कीवर्ड रिच भी रहेगा विदाउट यूजिंग एग्जैक्ट कीवर्ड मल्टीपल टाइम्स इन योर देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब गूगल सिर्फ इस बात पे किसी वेबसाइट को रैंकिंग दिया करता था कि उस वेबसाइट ने जिन कीवर्ड पर वो रैंक करना चाहती है कितनी बार अपने कंटेंट के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर उसको यूज़ किया हुआ है। तो समटाइम्स लोग दर्जनों बार एक कीवर्ड को यूज़ करते थे और समटाइम्स ये तादाद सैकड़ों बार पर भी पहुंच जाती थी कि एक बंदे ने अगर अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, लेट्स सपोज अपनी मिसाल पर ही वापस आते हैं बेस्ट फिशिंग रॉड पे, तो वो अपने वेबसाइट पर सैकड़ों बार बेस्ट फिशिंग रॉड का वर्ड स्प्रेड कर देता था और गूगल उस तादाद को देखकर किसी वेबसाइट को रैंक कर दिया करता था। लेकिन इसके बाद जब गूगल स्मार्ट हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आम हुआ, तो देन गूगल ने ये रियलाइज़ किया कि अब सिर्फ मैं कीवर्ड्स की बेस पर किसी वेबसाइट को रैंक नहीं कर सकता। डेफिनेटली अब भी रैंक करने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हमारे कंटेंट के अंदर वो कीवर्ड इंटेंट समेत मौजूद हो, लेकिन अब गूगल उस चीज़ को एनालाइज अच्छे तरीके से कर सकता है। और अगर हमने एक कीवर्ड को बार बार अपने डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर स्प्रेड किया हुआ है तो यहाँ पे एक इशू राइज होता है जिसको हम कहते हैं कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू तब रेज होता है जब हम मल्टीपल आर्टिकल्स को सेम कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हैं। सो अगर आप के 5 पेजेस हैं लेट्स सपोज और वो सारे पेजेस compete कर रहे हैं बेस्ट फिशिंग रॉड पे रैंक होने के लिए, तो ये कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के इशू को रेज करेगा। सो हमने इसको अवॉइड किस तरह करना है? सो हमने मेक श्योर करना है कि हम एक आर्टिकल को एक ही मेन कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हों और उसी के लिए हम रेस लगा रहे हों कि उस कीवर्ड पर हमने गूगल के अंदर रैंक करना है। अगर हम मल्टीपल पेजेस को सेम कीवर्ड पर रैंक करने की कोशिश करेंगे तो इशू रेज होगा। सो अगर 2 पेजेस हैं और 2 पेजेस पर हमने बेस्ट फिशिंग रॉड का वर्ड यूज़ करना है तो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं सेफली? देखें, आपका जो मेन कीवर्ड है लेट्स सपोज बेस्ट फिशिंग रॉड, उसके लिए एक ही आर्टिकल ऑप्टिमाइज रहेगा। आप मल्टीपल पेजेस को उसके लिए ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक और इशू आता है कि अगर हमने किसी दूसरे पेज पर जिक्र करना है बेस्ट फिशिंग रॉड का तो क्या हम वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकते? तो इसमें अब आपने ये करना है कि वहाँ पर बेस्ट फिशिंग रॉड का अगर कोई वर्ड यूज़ हो रहा है तो वो ज़्यादा बार यूज़ ना हो और वो एज अ रेफरेंस यूज़ हो। इसमें एक और आप काम क्या कर सकते हैं कि उसकी इंटरलिंकिंग के थ्रू उसको न्यूट्रलाइज कर दें। लेट्स सपोज पेज ए बेस्ट फिशिंग रॉड के लिए ऑप्टिमाइज्ड है और पेज बी बेस्ट किसी और चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। अगर पेज बी के लिए बेस्ट फिशिंग रॉड का वर्ड यूज़ करना अपने कंटेंट के अंदर ज़रूरी है, जो कि हो सकता है कोई इतना बड़ा इसको सर पे भी सवार नहीं कर लेना कि आप बिल्कुल वर्ड यूज़ ना करें, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो बेस्ट फिशिंग रॉड का जो वर्ड है वो लिंक करे
मेन पेज जो कि बेस्ट फिशिंग रॉड के लिए ऑप्टिमाइज हुआ है। सो इंटरलिंकिंग को इम्प्रूव करके हम कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के इशू को बहुत हद तक मिटिगेट कर सकते हैं। या इसका दूसरा तरीका है कि हम इस कीवर्ड को चेंज कर दें और हम उससे कोई बेहतर वेरिएशन यूज़ करें ताकि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के इशू से अवॉइड कर सके। सो इन दी एंड वन आर्टिकल को आपने ऑप्टिमाइज करना है एक कीवर्ड के लिए या उसी की डिफरेंट वेरिएशंस के लिए। मल्टीपल पेजेस सेम कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज करने की कोशिश आपने नहीं करनी, वरना कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू रेज हो सकता है। सो इसमें एक और बात का भी ख्याल रखना है कि तमाम कीवर्ड्स पर तमाम कीवर्ड्स को मिक्सअप नहीं करना। मेक श्योर करें कि हर पेज डिफरेंट कीवर्ड्स और डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स के लिए अलग अलग से ऑप्टिमाइज्ड हो, वरना कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू आएगा और अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में उस तरह परफॉर्म नहीं करेगी जितना वो डिजर्व करती है। सो आपने सर्च इंजन के बॉट्स को कंफ्यूज नहीं करना कि आप कौन सा कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं या जिस पर रैंक दूसरा पेज किसी और कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हैं। सो आपने क्लियर पिक्चर गूगल को देनी है। अच्छा, अब आप चेक किस तरह कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू ऑलरेडी आ तो नहीं रहा। तो इसके लिए आपको सिंपल गूगल सर्च यूज़ करना है। अगर आपकी वेबसाइट इंडेक्स्ड है गूगल के अंदर तो आप साइट ऑपरेटर यूज़ करें, साइट कॉलन, अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिखें, स्पेस दें और कीवर्ड लिख दें। लेट्स सपोज मैं चेक करना चाहता हूं कि मेरा जो वेबसाइट है बेस्ट फिशिंग रॉड के लिए मेरे मल्टीपल पेजेस तो अटेम्प्ट नहीं कर रहे उस कीवर्ड पर रैंक होने के लिए, तो मैं सिंपली साइट कॉलन वेबसाइट का यूआरएल स्पेस दूंगा और बेस्ट फिशिंग रॉड लिखूंगा। और पहले पेज पर जो मेरे पेजेस अपेयर होंगे उनमें मैं देखूंगा कि कहीं पर कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू तो नहीं है और उसमें प्रायोरिटाइज एक ही कंटेंट हो रहा हो। अच्छा, ये इशू कब रेज होता है? ये नॉर्मल वेबसाइट्स पर भी रेज हो सकता है कि आपने 2 साल पहले एक कीवर्ड पर एक आर्टिकल लिखा और फिर एक हफ्ता पहले उसी कीवर्ड पर आपने एक और आर्टिकल लिख दिया। तो नॉर्मली कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का इशू रेज होगा कि 2 पेजेस, एक जो आपने 2 साल पहले लिखा था और एक आपने लेटेस्ट लिखा, वो दोनों compete कर रहे होंगे सेम कीवर्ड पर रैंक होने के लिए। तो इस ज़िम्न में बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप दोनों आर्टिकल्स को मर्ज कर दें। जो ऑब्सोलीट डेटा है, जो कि पास्ट में होने की वजह से ऑब्सोलीट हो चुका है, उसको रिमूव कर दें और दोनों को कंबाइन करके एक ही आर्टिकल में कवर करें ताकि मल्टीपल पेजेस ना बने और आप कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के इशू को मिटिगेट कर सकें। थैंक यू। सो ये टॉपिक हमारे गुज़श्ता टॉपिक से किसी न किसी तौर पर लिंक्ड है। देखें, एक टाइम होता था, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि एक टाइम होता था कि आप बस कीवर्ड्स की भरमार कर देते थे अपनी वेबसाइट पे और आपकी वेबसाइट रैंक हो जाया करती थी। सो एक आर्टिकल पर कीवर्ड्स की भरमार कर देना कीवर्ड स्टफिंग कहलाती है कि आपका जो एक कीवर्ड है उसको बार बार आप एक ही आर्टिकल के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो वो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी जिसको गूगल अब लाइक नहीं करता। यस, एक टाइम था जब कीवर्ड की बेस पर ही रैंकिंग मिला करती थी और कितनी बार कीवर्ड यूज़ किया है उसकी बेस पर रैंकिंग मिला करती थी। यस, ऐसा टाइम भी मौजूद रहा है हिस्ट्री में। तो अब आपने इसको अवॉइड किस तरह करना है? आपने कीवर्ड्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करना। सो अब इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि अब ज़्यादा यूज़ नहीं करना, तो हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे अपने आर्टिकल को एक स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए या उसकी वेरिएशन के लिए? तो वर्ड वेरिएशन जो मैं बार बार यूज़ करता हूँ वो यहाँ पे एक्शन में आएगी और आपने एक कीवर्ड को एग्जैक्टली उस कीवर्ड को यूज़ करने की बजाय उसकी डिफरेंट वेरिएशंस और उससे जो चीज़ें लिंक्ड हैं वो अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करनी है। एक एग्जांपल मैंने दी थी, आपको याद होगा कि गूगल को कैसे पता चलता है कि एक आर्टिकल एप्पल जो कंपनी है उसके मुतालिक है या एप्पल जो फ्रूट है उसके मुतालिक है। तो गूगल को भी आपके जो कंटेंट की सराउंडिंग टेक्स्ट है उसके ज़रिए पता चलता है जो आपके कीवर्ड को सराउंड कर रहे होते हैं। मतलब अगर रैम का जिक्र हो रहा है, कैमरे का जिक्र हो रहा है, अगर स्टॉक्स का जिक्र हो रहा है तो डेफिनेटली एप्पल की जो कंपनी है उसके बारे में है। अगर कहीं पे फ्रूट का जिक्र हो रहा है या टेस्ट का जिक्र हो रहा है तो डेफिनेटली अंडरस्टूड बात है कि वो फ्रूट वाले एप्पल की बात हो रही है। तो हमने गूगल को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करनी है कि भाई हमारा जो कंटेंट है वो एक्चुअली किस चीज़ से मुतालिक है और आपने इसको किस कीवर्ड पर रैंक करना है।
इस बारे में आपने बिल्कुल क्लियर सी पिक्चर जो है ना गूगल को दिखानी है। अच्छा, अब यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग का सॉल्यूशन क्या है? अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है कि जिसको हम कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब है कि आप एक कीवर्ड को अपने कंटेंट के अंदर कितनी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है अकॉर्डिंग टू योस्ट, एक एसईओ का प्लगइन है जो कि बहुत वाइडली यूज्ड होता है स्पेशली वर्डप्रेस की वेबसाइट्स में। उसके अकॉर्डिंगली जो कीवर्ड की डेंसिटी है वो तकरीबन 0.5 से 2% या समटाइम्स 2.5% भी चली जाती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आपकी जो कीवर्ड डेंसिटी है वो 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एवरी 100 वर्ड्स आपका जो मेन कीवर्ड है वो एक दफ़ा यूज़ होगा तो आपकी कीवर्ड डेंसिटी 1% होगी। अगर आप उसको 2 दफ़ा यूज़ करेंगे तो वो डेफिनेटली 2% हो जाएगी। सो अब यहाँ पे देखेंगे अगर आपका आर्टिकल 1000 वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो 1% भी आपकी कीवर्ड डेंसिटी हो तो 10 बार आपका कीवर्ड यूज़ हो सकता है, जो कि स्टिल आई थिंक ज़्यादा है। अगर आप एग्जैक्ट अपने कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट वेरिएशंस दें, उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ अपना कीवर्ड यूज़ करें। डिफरेंट आप उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है उसको यूज़ करें ताकि कीवर्ड स्टफिंग का जो इशू है वो रेज ना हो और आपका आर्टिकल उस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज भी हो जाए। सो इसमें आपने ख्याल रखना है कि कीवर्ड स्टफिंग इज ऑब्सोलीट ना हो। अब आपने अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको बड़ा स्मार्टली इंटीग्रेट करना है अपने एग्जिस्टिंग आर्टिकल, अपने एग्जिस्टिंग कंटेंट के अंदर, ताकि वो ये फील ना दे कि किसी ने ज़बरदस्ती सर्च इंजन्स को ट्रिक करने की खातिर कीवर्ड को ज़बरदस्ती ऐसे घुसेड़ने की कोशिश की है। सो आपने अवॉइड करना है और कीवर्ड डेंसिटी का भी ख़ास ख्याल करना है। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि हमने प्रोडक्ट किस तरह सेलेक्ट करनी है, हम जो अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ कर रहे होंगे और लोगों को, अपने विजिटर्स को सजेस्ट कर रहे होंगे कि ये बेस्ट है, ये बाय करो। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने मेक श्योर करना है कि क्वालिटी स्टफ़ ही सजेस्ट करें या वो चीज़ सजेस्ट करें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, क्योंकि जो यूज़र की डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है आप उस पर डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं और उसको बनाने में या बिगाड़ने में डायरेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं यूज़र को सजेस्ट करने के लिए वो इन क्राइटेरियाज पर पूरा उतरती हो। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट को ऐसे ही ब्लाइंडली जाके बस रैंडमली चूज नहीं कर लेना कि बस ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लग रही है तो ये मैं लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि ब्लाइंडली कोई भी प्रोडक्ट पिक नहीं करनी, उसको अपने प्रॉपर क्राइटेरिया से जो कि हम अभी शेयर करने जा रहे हैं वहाँ से गुजारना है और उसके बाद ही इस फाइनल स्टेज तक पहुँचना है कि कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों को सजेस्ट कर सके। तो सबसे पहली बात कि जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो स्टॉक में मौजूद होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मसला है और आपका बहुत बड़ा जो रेवेन्यू का चंक है वो ज़ाया होता है इससे कि समटाइम्स आपने वेबसाइट पे आर्टिकल डाल दिया, प्रोडक्ट का लिंक डाल दिया और उसके बाद आप डेफिनेटली हम डेली उस प्रोडक्ट को जाके चेक नहीं कर सकते कि अवेलेबल है या नहीं है, और वो पता चला कि वो अनअवेलेबल हो गई, वो प्रोडक्ट अमेजोन पर है ही नहीं। तो वहाँ से क्या होगा कि लोग आपके वेबसाइट के उस लिंक पर क्लिक करके अमेजोन पर जाएंगे तो सही, लेकिन वहाँ पे उनको पता चलेगा कि प्रोडक्ट अनअवेलेबल है। तो इस तरीके से आपका जो पोटेंशियल एक अफिलिएट कमीशन था वो स्ट्रेट अवे ज़ाया हो जाता है। तो पहले आपने कोशिश करनी है कि जो प्रोडक्ट है वो अनअवेलेबल ना हो, वो वहाँ पे अवेलेबल हो और जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं वो स्टॉक में मौजूद हो। नॉर्मली वहाँ पे लिखा भी होता है कि 2 पीसेज लेफ्ट या इस तरीके की 10 पीसेज लेफ्ट। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट को चूज़ नहीं करना जिसकी बहुत ही कम जो पीसेज हों वो लेफ्ट रह गए हों। आपने मेक श्योर करना है कि वो बंदा एस्टैब्लिश सेलर है, वो डेफिनेटली प्रोडक्ट को छोड़ के नहीं चला जाएगा और उसके पास इतनी मिकदार में प्रोडक्ट्स मौजूद रहेंगी कि आप अगर उस पर ट्रैफिक भेजते हैं तो वो उन प्रोडक्ट्स को शिप करने के काबिल हो। अच्छा, सेकंड क्राइटेरिया जिसको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है वो है प्रोडक्ट प्राइस। आपको याद होगा कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप बिगनर हैं, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में अभी एंटर होने जा रहे हैं तो आपने प्रोडक्ट की प्राइस को मद्देनज़र नहीं रखना, उसको कंसीडर नहीं करना। ये मैंने क्यों कहा था? क्योंकि नॉर्मली हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हुए बेसिक चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करते हैं, जिसके अंदर सबसे मेन चीज़ है कि डिफ़िकल्टी। अगर आप डिफ़िकल्टी को कंप्रोमाइज़ करके बड़ी महंगी प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस महंगी प्रोडक्ट को एक बार भी ना बेच सकें। जबकि उसी के मुकाबले में अगर
कीवर्ड की जो डिफिकल्टी है वो किसी प्रोडक्ट की कम है और आप उसको रैंक करने में कामयाब हो जाते हैं, तो चाहे वो अगर सस्ती भी है तो उसके पीसेस इतने बिकेंगे कि आपको एफिलिएट का अच्छा खासा कमीशन मिल सकता है और डेफिनेटली वो वेबसाइट फ्लिपेबल भी हो सकती है, बाद में बिक भी सकती है। तो अगर आप अभी जंप कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, तो आप प्राइस को कंसीडर मत करें। हाँ, अगर आप इस्टेब्लिश्ड एफिलिएट मार्केटर हैं, आप ऑलरेडी अमेजोन के साथ काम कर रहे हैं और आप ये कोर्स अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, अपना नॉलेज है, उसको इंक्रीज करने के लिए देख रहे हैं, तो फिर मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जो प्रोडक्ट प्राइस है वो एटलीस्ट $100 या ज़्यादा नहीं तो $75 ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आपका जो कमीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट बिकेगी तो आपको कमीशन मिलेगा, और जितनी महंगी प्रोडक्ट होगी उतनी ही आपकी परसेंटेज ज़्यादा बनेगी, उतना ही आपका कमीशन ज़्यादा बनेगा। सो अगेन, अगर आप बिगिनर हैं तो आपने प्रोडक्ट प्राइस को कंसीडर नहीं करना। हाँ, अगर आप स्टैब्लिश्ड हैं तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट प्राइस की जो बेस प्राइस है वो $100 से ज़्यादा हो तो बेहतर है। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही मेन एलिमेंट जिसको आपने कंसीडर करना है वो है रेटिंग। आप अमेजोन के पेज पर गए, वहाँ पे आपने देखा कि यार इस प्रोडक्ट की रेटिंग है वो कितनी है, वो कम से कम 4 या उससे अबव होनी चाहिए। अगर 4 नहीं है तो 3.5 से ज़्यादा ज़रूर हो, ताकि आप किसी को सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सजेस्ट ना कर बैठें और अल्टीमेटली उसका नुकसान ना कर बैठें। तो रेटिंग जितनी अच्छी होगी, इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट उतनी ही क्वालिटेटिव है, लोगों के दरमियान उतनी ही पसंद की जा रही है। और अगर उसकी रेटिंग बहुत ख़राब है तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं है और लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। तो जो चीज़ आम आवाम में पसंद नहीं की जा रही, आप वो लोगों को सजेस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली एक बैकफायर होगा और आपकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहेगा यूज़र का, क्योंकि आपने उसको ऐसी चीज़ सजेस्ट की जो कि लोगों के लिए अच्छी नहीं थी। अच्छा, इसके बाद आपने रिव्यूज़ पढ़ने हैं। जिस प्रोडक्ट को लोग बाय कर चुके हैं और यूज़ कर चुके हैं, उन लोगों की उस प्रोडक्ट के बारे में क्या राय है, वो रिव्यूज़ आप सॉर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव की बेस पे, नेगेटिव की बेस पे, और आप देख सकते हैं कि क्या बहुत सारे लोगों ने तो नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं दिए, और नेगेटिव रिव्यूज़ देने वालों ने क्यों नेगेटिव रिव्यूज़ दिए। क्या वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में थी, ये प्राइस के बारे में थी, वर्सेटैलिटी के बारे में थी, ड्यूरेबिलिटी के बारे में थी, या किस बेस पर लोगों ने ज़्यादा उस प्रोडक्ट के ओनर को जो है ना नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ हों। और इसके साथ साथ एक और क्राइटेरिया जो आपने ज़रूर देखना है वो है कि जो नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं वो कम से कम भी 100 ज़रूर हों। कोई ऐसी प्रोडक्ट आपने सजेस्ट नहीं करनी कि जो अभी बिल्कुल नई मार्केट में आई है और उसके 2-3 रिव्यूज़ हैं। तो आपने एक ऐसे प्रोडक्ट ओनर की प्रोडक्ट सजेस्ट करनी है जो कि स्टैब्लिश्ड सेलर है, जो कि मेक श्योर करता है कि हाँ जी, मैं अपनी क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करता, मैं अपनी अथॉरिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लोगों को आपने वो चीज़ सजेस्ट करनी है जो कि आपने टाइटल के अंदर प्रॉमिस कर रखी है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? आपने सजेस्ट किया बेस्ट फिशिंग रॉड फॉर सॉल्ट वाटर, तो अब आपने प्रोडक्ट वही सिलेक्ट करनी है और वही सजेस्ट करनी है जो कि सॉल्ट वाटर के लिए ही बनाई गई हो। अगर आप ये नहीं करते तो आप बेसिक मिस कमिटमेंट के जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। अच्छा, अब मिस कमिटमेंट के जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, मैंने ये वर्ड यूज़ किया, तो क्यों मैंने ये टर्म यूज़ की? ये टर्म मैंने इसलिए यूज़ की कि गूगल आपको प्रॉपरली इस बात पे पनिश करता है और आपकी रैंकिंग को डाउन करता है अगर आपने जो टाइटल के अंदर चीज़ प्रॉमिस की वो चीज़ आप डिलीवर नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली गूगल उसको डिटेक्ट करेगा, डिफरेंट तरीकों से डिटेक्ट कर सकता है, डिटेक्ट करेगा और आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो ड्रॉप होगी। अच्छा, ये कुछ ऐसे हिडन समझ लें कि रीजंस होती हैं कि आम एक वेब मास्टर को, वेबसाइट के ओनर को समझ ही नहीं आती कि यार मेरी वेबसाइट के साथ हुआ क्या। वो एक्चुअली ये हो रहा होता है कि आपने टाइटल के अंदर कोई चीज़ प्रॉमिस कर ली, कंटेंट के अंदर वो चीज़ नहीं दी, और अल्टीमेटली इससे क्या होता है? यूज़र एक्सपीरियंस खराब होता है, यूज़र कोई अच्छा आपका इमेज लेके नहीं जाता। तो इससे गूगल डिफरेंट तरीकों से डिटेक्ट करता है आपके यूज़र के जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, और इस बेस पर आपको वो पनिश करेगा, आपकी रैंकिंग को डाउन करेगा, और आप पे डेफिनेटली एक हिट भी पड़ेगी। वो एल्गोरिथमिक पेनल्टी हो सकती है, वो मैनुअल पेनल्टी हो सकती है, और उससे आपकी वेबसाइट काफ़ी सारा सफ़र करेगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने थियोरेटिकली तो डिस्कस कर ली, अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि प्रैक्टिकली हमने एक प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज करना है कि क्या ये इस काबिल है कि हम इसको अपनी
वेबसाइट के अंदर, अपने आर्टिकल के अंदर लोगों को सजेस्ट करेंगे यार ये बेस्ट है, इसको जाके बाय करो। तो लेट्स मूव। ओके दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है। ये जो क्राइटेरिया हम डिस्कस कर चुके हैं उसको हमने प्रैक्टिकली कैसे एनालाइज करना है। याद रखिए, मैंने पहले बताया था जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो आपके ना सिर्फ कंटेंट राइटिंग में आपके बेहतरीन उस्ताद साबित हो सकते हैं, बल्कि आप उनकी जो प्रोडक्ट सिलेक्शन की हुई है उससे भी आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आप अपने कंपेटिटर्स की वेबसाइट विजिट करें और उन्होंने जो प्रोडक्ट लोगों को सजेस्ट की हुई है, अपने व्यूअर्स को सजेस्ट की हुई है, तो उन प्रोडक्ट्स को भी आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली अपने क्राइटेरिया से गुजारने के बाद। क्योंकि जो इस्टेब्लिश्ड एक अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स होती हैं वो मेक श्योर करती हैं कि वो प्रोडक्ट सजेस्ट करें जो उनको भी सही कमीशन दें और प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज भी अच्छी हो, क्योंकि उनके जो रीडर्स होते हैं, उनके लॉयल रीडर्स होते हैं, उनके रिटर्निंग विजिटर्स होते हैं, वो वहाँ से ही आके रिव्यूज़ पढ़ते हैं स्पेशली, तो वो लोग क्वालिटी पे बहुत कम ही कंप्रोमाइज़ करते हैं। मैं उन वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ जो बहुत हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स होती हैं। CNN डेफिनेटली एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, वो भी प्रोडक्ट को रिव्यू करती है, तो वो भी आपको जो प्रोडक्ट सजेस्ट करेगी वो क्वालिटेटिव होगी। तो सबसे पहले तो आपने अपने कंपेटिटर्स की जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है उसको एनालाइज करना है और उससे भी इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश करनी है। सेकंड, आप अमेजोन पे जाएंगे, सबसे पहले आप डिलीवर टू पाकिस्तान को यहाँ पे चेंज करेंगे। आप कोई न्यूयॉर्क या जिस भी कंट्री में आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उस कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ताकि पता भी चले कि फ़लाँ प्रोडक्ट उस कंट्री में अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे आप फिशिंग रॉड लिखते हैं। अब यहाँ से आप डिफरेंट उसी तरीके से देखें कि ये $65 की ऑलमोस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन इसी तरीके से ये $100 की है और ये तकरीबन $19 की। अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ एक्सक्लूसिव टू अमेजोन 107 रेटिंग्स। तो पहले नंबर पे मैंने देखी कि रेटिंग इसकी कितनी है, 100 से अबव है, दैट्स फाइन। सेकंड मैंने देखा कि इसके रिव्यू कितने हैं, सो 4.6 आउट ऑफ 5, सो गुड, इसकी रेटिंग जो है बहुत अच्छी है। तो नेक्स्ट इसमें मैं देखता हूँ कि इन स्टॉक, हाँ जी स्टॉक में मौजूद है, अवेलेबल भी रहती है। और देन मैं इसके जो रिव्यूज़ हैं वो भी पढ़ने जाता हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन देखता हूँ कि कौन कौन सी प्रोडक्ट किस किस तरीके से यूज़ होती है, ईजी टू पैक एंड ऑल दैट। डिस्क्रिप्शन ये है, इसका वेट अगर मैं इसको कंसिडर करना है तो ये है, इसकी जो डायमेंशन है वो ये है। खैर कस्टमर रिव्यूज़ में देखता हूँ 4.6 आउट ऑफ 5 हैं, एक्सीलेंट हैं। और साथ ही क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है कि इज़ दिस फॉर अडल्ट्स एंड ऑल दैट। और साथ ही ये देखें वेरी हैप्पी रिव्यूज़, इसके टॉप रिव्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव ही हैं और बहुत अच्छे हैं। प्रैक्टिकल फॉर स्मॉल ल्यूर्स ऑन फ्रेश वाटर फिशिंग, इसने 3 स्टार दिया हुआ है, मोस्टली लोगों ने 5 स्टार ही दिए हुए हैं। सो ओवरऑल मैं देखता हूँ कि मोस्ट रिसेंट जो रिव्यूज़ हैं बहुत अच्छे हैं। सो मेरा जो बेसिक क्राइटेरिया था कि 100 से ज़्यादा उसके रिव्यूज़ हों, रेटिंग उसकी 4 से अबव हो, रिव्यूज़ उसके बहुत अच्छे हों, पॉजिटिव हों ज़्यादातर, तो वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती है। इसी तरीके से अगर मैं कोई और प्रोडक्ट देखता हूँ जो इससे भी बेहतर है, जिसकी रेटिंग इससे ज़्यादा है, जिसके रिव्यूज़ इससे ज़्यादा हैं और वो बजटेड भी है और उसको मैं सजेस्ट भी कर सकता हूँ लोगों को, और इसी तरीके से मैं अपने कंपेटिटर्स को भी देखता हूँ कि उन कंपेटिटर्स ने कौन कौन से प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर रखा है और लोगों को सजेस्ट कर रखा है। और यहाँ पे एक और बात भी आपने याद रखनी है, ज़रूरी नहीं कि आपके हर कंपेटिटर ने अमेज़ॉन पर ही लोगों को रीडायरेक्ट किया हो फॉर प्रोडक्ट बाइंग। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो आपको डायरेक्ट कहते हैं कि यार हम हमारे एफिलिएट बन जाओ और हमसे अमेज़ॉन से भी ज़्यादा कमीशन लो और हमारी प्रोडक्ट सेल करवाओ। तो अगर आपकी वेबसाइट स्टैब्लिश्ड है, उस पर विजिटर्स आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अमेज़ॉन के साथ ही स्टिक रहें। आप उन डायरेक्ट जो एफिलिएट हैं उनको रीच आउट कर सकते हैं। वो नॉर्मली जिस तरह अमेज़ॉन है आपको 3, 5, 10% दे देगा, जबकि जो डायरेक्ट आपके जो प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो आपको 20, 30, इवन 40% भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो आपने ये भी याद रखना है कि आप वंस आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है, अब आप उन डायरेक्ट जो सेलर्स हैं उनको रीच आउट कर सकते हैं, उनके एफिलिएट बन सकते हैं और उनकी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर सकते हैं और वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी गाइड थी प्रैक्टिकली कि आपने किस तरीके से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है फॉर अपीयरिंग ऑन योर वेबसाइट।
तक हमने देखा कि अफिलिएट वेबसाइट के लिए जो अफिलिएट कंटेंट होता है, जिसको हम प्रोडक्ट रिव्यू भी कहते हैं, वो कैसे लिखते हैं। तो उसके साथ साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है इंफॉर्मेशनल कंटेंट। इंफॉर्मेशनल कंटेंट किस तरह का होता है और इससे किस तरीके से बेनिफिट लिया जा सकता है, और क्या अफिलिएट साइट सिर्फ कमर्शियल साइट पर मुश्तमिल होती है या इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी ज़रूरी होता है। तो इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है वो हाउ, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन और इस जैसे क्वेश्चनर पर मुश्तमिल होता है। जो कंटेंट हम एफिलिएट राइटिंग के अंदर कवर कर रहे हैं, उन्हीं की डिटेल्स पर मुश्तमिल इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी हमें अपनी वेबसाइट पर साथ साथ अपडेट करना होता है। अगर हम सिर्फ कमर्शियल कंटेंट अपडेट करेंगे, इंफॉर्मेशनल कंटेंट बिल्कुल नहीं होगा, तो ये अल्टीमेटली ट्रिगर करेगा हमारी वेबसाइट को पेनलाइजेशन की तरफ ले जाएगा। वेबसाइट की पेनलाइजेशन क्या होती है कि आपकी वेबसाइट को एक अपडेट हिट करती है या मैनुअल पेनल्टी होती है। मतलब ओवरऑल आप ये समझें कि आपकी वेबसाइट जो सर्च इंजन में है उसकी रैंकिंग कम हो जाती है, डाउन हो जाती है। जब भी मैं ये वर्ड यूज़ करूं तो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है। इंफॉर्मेशनल कंटेंट की क्या एग्जांपल क्या हो सकती है। हाउ फिशिंग रॉड्स वर्क, इसी तरीके से हाउ फिशिंग रॉड्स आर मेड, या इसी तरीके की और जो टॉपिक्स होते हैं ये इंफॉर्मेशनल कंटेंट होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है सपोर्ट देने के लिए हमारे एफिलिएट के कंटेंट को। इसके अंदर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हैं, लेट्स सपोज हाउ फिशिंग रॉड्स आर मेड, अगर आप इस टॉपिक पे लिख रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि इसके बारे में डिटेल्ड कंप्रीहेंसिव जो आपने इंफॉर्मेशन देनी है अपने एंड यूज़र को, वो आपने कंप्लीटली तौर पे कवर करनी है। अगर आप देख रहे हैं कि फिशिंग रॉड किस तरीके से बनाई जाती है, तो इसमें आपने थॉरोली और कंप्रीहेंसिवली ये बताना है अपने यूज़र को कि कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स का ख्याल रखा जाता है, कौन से फीचर किस तरीके से बनाए जाते हैं, और जितना कुछ भी उसके अंदर इन्वॉल्व होगा वो सब कुछ डिटेल में आपने वहाँ पे लिखना है। अच्छा, इस कंटेंट के अंदर ऐसा नहीं होता कि ये हमारा यूजलेस कंटेंट है या ये ट्रैफिक नहीं लाएगा या ये एक्चुअली हमें हेल्प नहीं करेगा। नो, इस पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है क्योंकि लोग इस कीवर्ड्स पर भी सर्च कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हम इन आर्टिकल्स पर लिंक देते हैं अपने कमर्शियल आर्टिकल्स का, ताकि वो ट्रैफिक ग्रैब होके हमारे एफिलिएट वाले आर्टिकल्स पे आए और अल्टीमेटली वो लोग रिव्यू भी पढ़ें और प्रोडक्ट भी बाय करें। इसी तरीके से अगर आप एक्सेसरीज के बारे में लिख रहे हैं, रॉड्स की डिफरेंट एक्सेसरीज होंगी, कयाक होगी, या कयाक को यूज़ कैसे करना है, कयाक को चलाना कैसे है, या कयाक को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, सेवरल टॉपिक्स हो सकते हैं। यहाँ से भी आप अच्छा खासा जो ट्रैफिक का एक चंक है ना वो ग्रैब कर सकते हैं और अल्टीमेटली उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। आप एफिलिएट लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप डिस्प्ले ऐड, जिसके अंदर गूगल एडसेंस के ऐड शामिल होते हैं, उनके ज़रिए भी इस कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपने ख्याल रखना है कि जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट है वो आपके वेबसाइट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है, तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना, उस पर इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है और उस पर फोकस रखना है। तो इसकी परसेंटेज आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि अराउंड 50% आपके कमर्शियल आर्टिकल्स हों और 50% आपके इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स हों, ताकि ये इंप्रेशन ना जाए कि आप सिर्फ कमर्शियल आर्टिकल्स को ही कवर कर रहे हैं और आपका अल्टीमेट जो गोल है वो सिर्फ एफिलिएट का कमीशन कमाना है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आपकी वेबसाइट पेनलाइजेशन से बची रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा एफिलिएट कमीशन। फाइनली हम बढ़ते हैं कि अपने एफिलिएट ब्लॉग को सेटअप कैसे करना है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उसकी थीम इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, उसके अंदर प्लगइन कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है और कौन से प्लगइन्स मस्ट हैं और कौन से ऑप्शनल हैं, और ये सारा कुछ जो कुछ भी इन्वॉल्व होगा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, उससे भी पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हम एफिलिएट ब्लॉग के लिए वर्डप्रेस ही क्यों चूज़ करते हैं और वर्डप्रेस एक्चुअली है क्या। हम अपनी वेबसाइट किसी भी CMS पर बना सकते हैं। CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हमने अपने कंटेंट को एक्चुअली मैनेज करना होता है, उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना होता है, आर्टिकल्स को आपस में इंटरलिंक करना होता है और एक ही जगह पर एक समझ लीजिए सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहाँ से हम ये सारी एडमिन पैनल से सेटिंग्स और इन सारे के आपस में रिलेशन, परमालिंक्स और ये सारी जो सेटिंग्स हैं उनको
मैनेज कर सकें। सो दुनिया में बहुत सारे CMSs मौजूद हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, लेकिन एक CMS वर्डप्रेस के नाम से सबसे ज़्यादा दुनिया में यूज़ किया जाने वाला एक CMS है। सो वर्डप्रेस चूंकि ओपन सोर्स है, फ्री है, इसके अंदर चेंजेस की जा सकती हैं और इसके लातादाद थीम्स और प्लगइन्स मार्केट में मौजूद हैं और उनमें से मेजॉरिटी बिल्कुल फ्री हैं। तो हम वर्डप्रेस को चूज़ करेंगे अपने एफिलिएट ब्लॉग के सेटअप के लिए और हम वर्डप्रेस की बेसिक इंस्टॉलेशन देखेंगे कि प्रैक्टिकली हमने इंस्टॉल किस तरह करना है और उसकी जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो देखेंगे, साथ परमालिंक किस तरह सेट करना है, सेटिंग्स को किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है। देन हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, स्पीड किस तरह ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद होगा। अगर आप वर्डप्रेस डेडिकेटेडली सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिजी स्किल्स का ही एक कोर्स वर्डप्रेस के नाम से है, आप अगर डेडिकेटेडली वर्डप्रेस लर्न करना चाहते हैं तो आपको उसमें इनरोल ज़रूर होना चाहिए। मीनवाइल जो एफिलिएट ब्लॉग तक की जो सेटअप है या सेटिंग्स हैं वो हम आपको इस कोर्स में ज़रूर कंप्लीट करवाएंगे। तो बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सो हमने वर्डप्रेस चूज़ किया ओवर अदर CMSs। आप ये काम कस्टम मेड वेबसाइट्स में भी कर सकते हैं। आप खुद CMS, अगर आप डेवलपर हैं तो आप अपना CMS भी बना सकते हैं, या सिर्फ वर्डप्रेस ही आपकी इन तमाम परेशानियों के सलूशन के लिए काफ़ी है। सो सबसे पहले हम उस ईमेल की तरफ बढ़ते हैं जो लास्ट टाइम हमने डोमेन और होस्टिंग के सेटअप के वक्त हमें मिली थी और जिसके अंदर हमारा यूज़र नेम, डोमेन का नाम और साथ ही पासवर्ड था। तो सबसे पहले मैं वो ईमेल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डोमेन पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपने जो डोमेन है उसके होम पेज पे चला गया। सबसे पहले हमने ये करना है कि उस डोमेन के साथ स्लैश लगाना है और cPanel लिखना है। सो cPanel एक कंट्रोल पैनल है। डेफिनेटली दुनिया में डिफरेंट कंट्रोल पैनल्स हैं होस्टिंग को मैनेज करने के लिए, लेकिन जो cPanel है वो वाइडली यूज्ड होता है। जिस तरह मैंने आपको वर्डप्रेस का बताया कि वो वाइडली यूज्ड CMS है, इसी तरीके से cPanel जो है वो वाइडली यूज्ड कंट्रोल पैनल है फॉर मैनेजिंग होस्टिंग्स। सो cPanel का यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको ईमेल में मिल जाएगा। मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो आपको ईमेल में सेंड कर देती हैं। अगर आपको फिर भी ढूंढने में परेशानी हो तो आपने जहाँ से होस्टिंग बाय की है आप उनके हेल्प सेंटर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको इस बारे में गाइड कर सकते हैं कि आपके कंट्रोल पैनल का यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है। वो यहाँ पे आप पुट करके ईजिली अपना कंट्रोल पैनल एक्सेस कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे अपने cPanel को एक्सेस किया और उसका जो लेआउट है वो इस तरीके से कुछ दिखेगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले ईमेल का सेक्शन है। ईमेल के अंदर आप ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। सो जैसे कि मेरा नाम है तनवीर नाडला और मैं एक डोमेन रजिस्टर करता हूँ tnadla.com। सो उस पर अगर मैंने एक ईमेल क्रिएट करनी है info@tnadla.com तो मैं अपने कंट्रोल पैनल के इस सेक्शन में जाऊँगा ईमेल अकाउंट्स के। तो यहाँ से मैं ईमेल बना सकता हूँ info@tnadla.com, support@tnadla.com। सो जो भी आप ईमेल क्रिएट करना चाहें वो यहाँ से ईमेल क्रिएट हो सकती है। तो इसी तरीके से फॉरवर्डर्स, ये आप एक ईमेल एक जगह से दूसरी जगह अगर आपने फॉरवर्ड करनी हो, लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि आपकी डोमेन की तमाम ईमेल्स आपके जीमेल पे फॉरवर्ड हो जाएं तो यहाँ से आप ये भी सेट कर सकते हैं। खैर इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये आप फर्दर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक पॉइंट है वो है फाइल मैनेजर। ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल मैनेजर में हमारी एक्चुअली जो होस्टिंग की फाइल्स होती हैं वो वहाँ पे मौजूद होती हैं। आप अपने फाइल के मैनेजर को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से अपनी किसी भी फाइल को एडिट, डिलीट या अमेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से PHP माई एडमिन, यहाँ पे आपके डेटाबेस की डिटेल्स मौजूद होती हैं एंड ऑल दैट। खैर वर्डप्रेस के लिए आपने सॉफ्टवेयर के सेक्शन में आ जाना है। सो हो सकता है कि डिफरेंट होस्टिंग कंपनीज का जो लेआउट है वो डिफरेंट हो। आपने ओवरऑल इस पेज पर वर्डप्रेस को सर्च कर लेना है। सो वर्डप्रेस का ऑप्शन जहाँ पर भी मौजूद होगा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मतलब हो सकता है कि ये वर्डप्रेस का सेक्शन किसी होस्टिंग पैनल ने बिल्कुल टॉप पे दिया हो और हो सकता है किसी ने दिया ही ना हो, वहाँ पे मैनुअली इंस्टॉल हमें करना पड़ेगा वर्डप्रेस। सो वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टैकुलस, सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मैं वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन की तरफ पहला कदम ले रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लें कि वर्डप्रेस मैनेजमेंट है। यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन है, स्कैन, रिमोट इंपोर्ट एंड मैनेज सेट्स। मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन डायरेक्टरी
इसको आपने ब्लैंक रखना है क्योंकि हम अपने रूट पे अपनी मेन डोमेन में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो आपने इसको बिल्कुल ब्लैंक रखना है और यहाँ से आपने लेटेस्ट जो वर्जन है वो चूज़ रखना है। सो नेक्स्ट आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एडमिन अकाउंट। वर्डप्रेस के एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र नेम और एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड की ज़रूरत है, जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम पुट किया, साथ ही पासवर्ड पुट किया और एडमिन ईमेल। अगर मेरा पासवर्ड लॉस्ट हो जाता है, मैं भूल जाता हूँ, तो उसको रीसेट करने के लिए मेरे पास ईमेल होनी चाहिए। तो मेरी जो ईमेल होगी वो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। सो इसके बाद कुछ ऑप्शनल चीज़ें हैं वो आप एज इट इज़ छोड़ सकते हैं और एंड पे आके आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो आप देख लें कि चेकिंग द सबमिटेड डेटा ये 100% कंप्लीट होगा, जो कि बहुत जल्दी हो जाता है। और कंग्रेचुलेशन, द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो फाइनली हमारे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल पे क्लिक करूँगा। अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल यहाँ पे अपीयर नहीं होता तो याद रखें वर्डप्रेस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल होता है वो आपकी डोमेन का URL/wp-admin होता है और वहाँ से आप अपने वर्डप्रेस के जो डैशबोर्ड है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले मुझे वेलकम टू वर्डप्रेस का एक मैसेज नज़र आया और यहीं से ही मेरा जर्नी जो है वर्डप्रेस का स्टार्ट होगा। सो ओवरऑल यहाँ पे आपकी साइट का हेल्थ स्टेटस आप क्विक ड्राफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना टाइटल दें, अपने कंटेंट को लिखें एंड सेव ड्राफ्ट करें, तो आपका जो आर्टिकल होगा वो यहाँ पे ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताता है कि आपकी टोटल कितनी पोस्ट हो चुकी हैं, कितने पेजेस बन चुके हैं, कमेंट्स कितने हो चुके हैं। सो जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो एक पोस्ट, एक पेज और एक कमेंट समझ लें कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वेबसाइट पर मौजूद होता है। तो इसका जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट थीम है वो भी इंस्टॉल्ड होगा। तो यहाँ से आपको ओवरव्यू एक मिल सकता है आपकी वेबसाइट के मुतालिक। सो नेक्स्ट हम ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपडेट्स की तरफ। अपडेट्स आपकी, अगर आपकी वेबसाइट, अगर आपका वर्डप्रेस की कोई अपडेट आने वाली है या आ चुकी है तो वो यहाँ पे मौजूद होगी और आपको ऑप्शन देंगे कि अपनी वेबसाइट को आप अपडेट कर लें। इसी तरीके से किसी प्लगइन की अपडेट आई है या किसी थीम की अपडेट आई है तो वो यहाँ पे लिस्टेड होंगे। मेक श्योर करें कि आपके तमाम प्लगइन्स और थीम्स अप टू डेट होने चाहिए ऑल द टाइम, ताकि आप किसी भी सिक्योरिटी थ्रेट से और किसी भी इशू से बच सकें। सो यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल करेंगे, जितने भी प्लगइन्स की अपडेट आई होगी उनको सेलेक्ट करके आप अपडेट प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे तो ये लेटेस्ट वर्जन से अपडेट हो जाएगा। अच्छा, ये करना क्यों ज़रूरी होता है? समटाइम्स ऐसा होता है कि एक प्लगइन है तो उसके अंदर कोई सिक्योरिटी ब्रीच आ गया तो वो हैक हो गया, तो उससे जो भी वेबसाइट्स उस प्लगइन को यूज़ कर रही होती हैं वो वल्नरेबल हो जाती हैं, वो हैक हो सकती हैं। तो जब भी किसी कंपनी जो प्लगइन बनाती है उसको पता चलता है कि हमारी प्लगइन में वल्नरेबिलिटी आ चुकी है तो वो फ़ौरन उसको अपडेट करते हैं उस वल्नरेबिलिटी को फिक्स करने के लिए। तो मेक श्योर क्या करें कि जल्द अज जल्द अपनी जो प्लगइन्स हों, थीम्स हों, जो भी अपडेट आए तो उसको अपडेट ही रखा करें, पिछले वर्जन पर ना रहने दिया करें। खैर आगे चलते हैं। पोस्ट, ये आपका मेन समझ लें कि ज़्यादा यूज़ होने वाला पोर्शन है, जहाँ पे आप ऑल पोस्ट को देख सकते हैं कि मैं किन किन आर्टिकल्स को पोस्ट कर चुका हूँ, उनकी कैटेगरीज क्या हैं, उनके टैग्स क्या हैं, उनका परमालिंक क्या है और किस डेट को मैंने पब्लिश किया था, मैंने टैग कौन कौन से दिए थे और उसका ऑथर कौन है, किसने उसको पब्लिश किया था एंड ऑल दैट। मल्टीपल ऑथर भी हो सकते हैं, मतलब आप 10 बंदों को भी एक्सेस दे सकते हैं अपनी वेबसाइट की और वो जो 10 बंदे हैं वो डिफरेंट अपने ही यूज़र नेम से इस वेबसाइट पर आर्टिकल अपना पोस्ट कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट है आपने इसको ट्रैश कर देना है, रिमूव कर देना है, क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है। और साथ अगर आपने नया आर्टिकल लिखना है तो आप ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ से आप अपना आर्टिकल ड्राफ्ट कर सकते हैं, मतलब उसको उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉक एडिटर है, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में किसी में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम कैटेगरीज देखते हैं। अच्छा, जैसे मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दिखाई थी कंटेंट राइटिंग के मॉड्यूल में कि हर आर्टिकल बिलोंग करता है किसी न किसी कैटेगरी से, तो उसकी कोई पेरेंट कैटेगरी होती है। जिस तरह आप अगर कैंपिंग पर कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो कैंपिंग की जो सब निशेज़ होंगी उनको फर्दर आप सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं
या उनके आर्टिकल्स भी बना सकते हैं अगर उससे फर्दर कोई सब कैटेगरी मौजूद नहीं है। सो यहाँ पे आप कैटेगरीज बना सकते हैं। अनकैटेगराइज्ड बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी मौजूद है, आप इसको रीनेम कर लें, एडिट कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह टैग्स भी आप यूँ समझ लें कि आपकी बिल्कुल माइक्रो टॉपिक्स हैं। जिस तरह आप नॉर्मली आप ट्विटर पे देखते होंगे हैश टैग्स होते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट को भी मैनेज कर सकते हैं टैग्स के ज़रिए। वो माइक्रो टॉपिक्स हैं जो जिसको अगर आप मल्टीपल पोस्ट के साथ टैग करेंगे तो एक टैग के अंदर वो तमाम पोस्ट आ जाएंगी जिन पोस्ट का टैग वो आपने पहले सेलेक्ट किया होगा। सो ये एक माइक्रो लेवल पे समझ लें कि मैनेजमेंट होती है। तो इसमें अगर आप इनको यूज़ ना भी करें, अगर आपकी छोटी वेबसाइट है, लेट्स सपोज कोई 40-50-100 आर्टिकल्स हैं, तो फिर आप टैग्स यूज़ ना करें तो बेहतर है। हाँ, अगर इससे बड़ी वेबसाइट है और आप बड़े माइक्रो लेवल पे उसको मैनेज करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है मीडिया। इसके अंदर आपकी जो इमेजेस होते हैं नॉर्मली वो अपलोड होते हैं। आपने वेबसाइट पर कुछ भी इमेजेस यूज़ करनी है वो यहाँ से आप ऐड न्यू करके उनको ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से पेजेस हैं, आप ऑल पेजेस पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देख लें सैम्पल पेज वही बाय डिफ़ॉल्ट पेज है जो वर्डप्रेस ने खुद ही इंस्टॉल करके हमें दे दिया। आप इसको भी ट्रैश कर दें ताकि यहाँ पे रिमूव कर दें। और साथ ही प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज है जो कि यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो ड्राफ्ट में है, अभी पब्लिश नहीं है। ड्राफ्ट और पब्लिश में क्या डिफरेंस होता है? ड्राफ्ट समझ लें कि उसकी एक ऐसी कॉपी है जो अभी पब्लिश नहीं हुई, पब्लिक नहीं हुई, वो हमारे पास सेव है और पब्लिश्ड होने के बाद वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाती है। उसको दुनिया में कोई भी हमारी वेबसाइट विजिट करके एक्सेस कर सकता है। सो अगर आपने नया पेज बनाना है तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। इसी तरीके से कमेंट सेक्शन में आ जाएं, जितने भी कमेंट्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे वो यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट है अपीयरेंस, थीम्स और एडिटर। आपने अगर कोई नया थीम इंस्टॉल करना है तो आप अपीयरेंस और अपीयरेंस में आगे थीम्स के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से आप नया थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे प्लगइन्स का सेक्शन है। प्लगइन्स समझ लें कि एक्सटेंशंस होती हैं, एक एक्स्ट्रा आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि जो कि आपके बिल्ट इन वेबसाइट में मौजूद नहीं होती। तो दुनिया में वर्डप्रेस के बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं। मतलब आप कुछ सोच सकते हैं कि यार मेरी वेबसाइट में ये फंक्शनैलिटी होती, ये ऑप्शन होता, तो हर वो प्लगइन आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा जो भी आप सोच सकते हैं। सो इसी तरीके से यूज़र्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल यूज़र्स हों, बहुत सारे लोग उस वेबसाइट पे राइट कर सकें, तो आप यूज़र्स के सेक्शन में नया यूज़र बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग यूज़र्स देख सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। यहाँ से पासवर्ड एडिट कर सकते हैं, अपना ईमेल वगैरह एडिट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है टूल्स से आपको बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ेगा, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट हार्डली आप यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेटिंग्स में आप सबसे पहले जनरल सेटिंग में जाते हैं। सो साइट का टाइटल, ये साइट का टाइटल जो है, ये साइट का टाइटल आपका मेन वेबसाइट का टाइटल है। जैसे हमने लास्ट अपने कंटेंट राइटिंग के सेक्शन में देखा था कि लोग टाइटल के बाद पाइप का साइन देकर आगे अपनी वेबसाइट का टाइटल यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे होगा। इसी तरीके से टैगलाइन, आपकी वेबसाइट की टैगलाइन है इट्स ऑल अबाउट फिशिंग, टैगलाइन होगी। वेबसाइट एड्रेस और साइट एड्रेस ये दोनों आपके कोशिश करेंगे सेम रहने चाहिए और ये HTTPS ये इनेबल्ड हो। HTTPS इनेबल्ड नहीं होगा, अगर सिर्फ HTTP होगा तो आपको एक तो पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, दूसरा सिक्योरिटी भी रिस्क है। सो बेसिक सी ये सेटिंग्स हैं। इसके साथ साथ राइटिंग में छोड़ दें, रीडिंग में हम जाते हैं। राइटिंग में हमें उससे ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ेगा। रीडिंग के सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे आप फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड एक्सर्ट कर दें, फुल पोस्ट की बजाय आप इसके सेव चेंजेस कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर मौजूद है सर्च इंजन विजिबिलिटी का। अगर मैं इसको चेक कर दूंगा तो गूगल मेरी ये वेबसाइट अपने पास इंडेक्स मतलब सेव नहीं करेगा। तो ये मैं समझ लें कि गूगल के जो बॉट्स हैं उनको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन तो नहीं बल्कि हिंट दे रहा हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट को आप लोग इंडेक्स मत करना, मैंने आपको मना कर रखा है। सो इट्स अप टू देम कि वो इस रिक्वेस्ट को ऑनर करते हैं या नहीं करते। सो डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्स ऑफ द साइट, कोशिश करें कि ये आप इसको टिक ना करें। अच्छा, होता क्या है नॉर्मली
आप लोग अभी एक्साइटेड हो कि जब आप देखते हैं कि यार इसके अंदर इतना पोटेंशियल है तो हमने एफिलिएट मार्केटिंग ही करनी है, एक्साइटेड हो कि आप सबसे पहले नीच चूज करके और बस डोमेन रजिस्टर करते हैं और अपना काम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि आपके पास उस वक्त तक कंटेंट रेडी नहीं होता। मेक श्योर करें कि अगर आप अपनी वेबसाइट रेडी करने जा रहे हैं तो आपके पास पोस्ट करने के लिए एक इनिशियल कंटेंट, 2-4 आर्टिकल्स एटलीस्ट रेडी पड़े हों, तभी आप वेबसाइट को तैयार करें। अदरवाइज होगा क्या कि आपकी वेबसाइट को गूगल ने विजिट किया, आगे देखा कि यार उस पर कुछ है ही नहीं, फिर विजिट किया, फिर उसे कुछ नहीं मिला, फिर विजिट किया, फिर कुछ नहीं मिला। तो इस तरीके से गूगल का जो क्रॉलर है वो अपने जो आपको एलोकेटेड बजट है आपको विजिट करने का, वो महदूद करता 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 एक कम पॉइंट पे ले जाता है, जो कि आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सो नेक्स्ट है डिस्कशन। डिस्कशन में कमेंट्स की सेटिंग्स हम डिस्कस करते हैं, मीडिया की सेटिंग्स। नेक्स्ट है परमालिंक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है, ये बाय डिफॉल्ट डे एंड टाइम। अच्छा, ये आपके वेबसाइट का जो यूआरएल स्ट्रक्चर होता है ना, abc.com/fishingrod.html, ये इस तरह की जो भी स्ट्रक्चर है आपका, वो यहाँ से डिफाइन होता है। तो या तो आप, अगर आपकी वेबसाइट चंद आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है, तो आप सिंपली पोस्ट नेम करके और यहाँ पे यही चूज कर लें पोस्ट नेम। मतलब आपकी जो वेबसाइट, जो आपकी आर्टिकल का, सॉरी वेबसाइट का नहीं, जो आपके आर्टिकल का टाइटल होगा वही उसका यूआरएल भी बन जाएगा। सो अब ये कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट मैक्रो निच की वेबसाइट है और बहुत सारी प्रोडक्ट्स, रिव्यूज और कैटेगरीज आप मैनेज कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप कैटेगरी का साइन ज़रूर दें। कैटेगरी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें कैटेगरी और स्लैश पोस्ट नेम, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही आप सेव चेंजेस कर सकते हैं। सो ये थी वर्डप्रेस की बेसिक सी सेटिंग्स, और ये एसेंशियल है, एक्चुअली आपको ज़रूर करनी पड़ती है। लेकिन इन सेटिंग्स में मज़ीद सेटिंग्स भी ऐड होती जाएंगी जब हम थीम ऐड करेंगे, थीम को डिज़ाइन करेंगे, फिर उसके अंदर कुछ कस्टम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। इसी तरीके से जब प्लगइन्स हम इंस्टॉल करेंगे तो मज़ीद चीज़ें थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती जाएंगी। लेकिन डेफिनेटली मैं तो कोशिश करूँगा कि आपके लिए चीज़ें कम्प्लेक्स ना हो, और अब तक भी मैंने यही कोशिश की है कि आपको बिल्कुल आसान और सादा अल्फाज में समझाया जाए ताकि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को कर सकें। थैंक यू। यूआई एंड यूएक्स वेबसाइट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। यूआई यूज़र इंटरफेस एंड यूएक्स यूज़र एक्सपीरियंस। गूगल इस बात को मेक श्योर करता है कि उस वेबसाइट को रैंक करे जो विजुअली भी उतनी ही एंगेजिंग हो जितनी कि कंटेंट के लिहाज से। सो अगर आप बहुत अच्छा कंटेंट एक गिबरिश वे में पोस्ट कर देंगे तो बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट उतना बेहतर परफॉर्म ना करे सर्च इंजन में जितना उसे बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। सो कंटेंट के साथ साथ आपने वेबसाइट की जो अपीयरेंस है, जो लुक एंड फील है, उस पर भी पूरा फोकस करना है। सो हमारी जो वेबसाइट की फील है वो क्या चीज़ बनाती है। सो मेन उसमें जो रोल होता है वो होता है हमारे थीम का, वर्डप्रेस थीम का। उसका सबसे ज़्यादा रोल होता है क्योंकि वो वेबसाइट की ओवरऑल जो यूज़र इंटरफेस है उसको, अपीयरेंस को, जो लोगों के सामने चीज़ दिखेगी उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। सो हमने थीम ऐसा सेलेक्ट करना है जो कि लाइट वेट हो। लाइट वेट से क्या मुराद है कि फास्ट हो, जल्दी लोड हो। अगर इमेजेस भी डालें तो वो ज़्यादा हैवी ना हो, मतलब उसको ऑप्टिमाइज करना आसान हो। नॉर्मली जो थीम्स लूजली कोडेड होते हैं, मतलब वो किसी ऐसे डेवलपर ने बनाए जो एक्सपर्ट नहीं था, जो अपने काम में महारत नहीं रखता था, तो उसके अंदर काफ़ी लूप होल्स छोड़ देगा। वो समझ लें कि एक लाइन का बुरा लिखा गया कोड आपकी वेबसाइट को तहस नहस करने के लिए काफ़ी होता है। सो हमेशा ऐसा थीम यूज़ करें जो वाइडली एक्सेप्टेड हो, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हों, और जो रूल ऑफ स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करता हो, लाइट वेट हो, फास्ट हो, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो और स्कीमा ऑप्टिमाइज्ड हो। स्कीमा क्या होता है इसको हम फ्यूचर में इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन स्कीमा ऑप्टिमाइज्ड थीम होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि स्कीमा अगर आपकी थीम के अंदर इंटीग्रेटेड है या आप इंटीग्रेट करना आसान है, तो उससे अल्टीमेटली जो आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस है इन सर्च रिजल्ट्स वो इम्प्रूव होगी।
सो जब सर्च रिजल्ट्स में अपीयरेंस उसकी इंप्रूव होगी तो लोग बाकी 9 रिजल्ट्स में से आपकी वेबसाइट को ज़्यादा फोकस देंगे, क्योंकि नॉर्मली वो ज़्यादा जगह भी ले रही होती है। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता जाऊँ, साथ ही इवेंट का अगर आप स्कीमा यूज़ कर रहे हैं तो वो नॉर्मली बाकी रिजल्ट्स की निस्बत वो 3 या 4 लाइन्स पर मुश्तमिल होता है। सो अब खुद बताएं कि एक ऐसी वेबसाइट जिसका सिर्फ टाइटल है और नीचे 2 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, उस पे क्लिक करने के चांसेस ज़्यादा हैं, या एक ऐसी वेबसाइट जिसका टाइटल भी बड़ा एंगेजिंग है, 2 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन भी है और नीचे 3 लाइन्स फर्दर उसकी दी हुई है, तो अल्टीमेटली उसका CTR है वो ज़्यादा होता है। तो CTR को मैंने बताया था आपको कि वो भी एक रैंकिंग फैक्टर है। तो अल्टीमेटली जो स्कीमा है वो आपके लिए रैंकिंग फैक्टर बन जाएगा इनडायरेक्टली, नॉट इफ नॉट डायरेक्टली। सो आपने उस पर पूरा ध्यान देना है और क्लीन और ब्यूटीफुल डिज़ाइन हो, मतलब देखने में बड़ा अच्छा लगे, कलर स्कीम उसकी बड़ी ज़बरदस्त हो, उसका लेआउट लेआउट क्या होता है कि कौन सा बटन कहाँ पे है, अगर जब हम हॉवर करते हैं माउस लेके जाते हैं तो उसकी फील कैसी हो जाती है, इन सब चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और इसके साथ साथ आपका जो थीम है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मतलब जिस भी आप डिवाइस पर उस वेबसाइट को ओपन करें, हर वेबसाइट के लिहाज से वो खुद को एडजस्ट कर ले। मतलब अगर आप मोबाइल पे ओपन करते हैं, आईफोन पे ओपन करते हैं, सैमसंग S21 पे लेट्स सपोज ओपन करते हैं, तो वो इक्वली खुद को एडजस्ट करे और यूज़र एक्सपीरियंस उससे कंप्रोमाइज़ ना हो, इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसके साथ साथ ये देखें कि वो क्या थीम अपडेट भी होता रहता है, क्या उसका जो ऑथर है या उसको जो बनाने वाला डेवलपर है, क्या उसको मेंटेन कर रहा है, क्या वो मेक श्योर करता है कि जो ही वर्डप्रेस का नया वर्जन लॉन्च हुआ तो उसने भी अपने थीम को उसके साथ कंपैटिबल बनाने के लिए नया वर्जन मार्केट में लॉन्च किया या नहीं किया। सो अगर कोई ऐसा थीम है जो एक दफ़ा बना गया और फिर भुला दिया गया तो आपने उसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होगा और अल्टीमेटली आपको कंपैटिबिलिटी के इश्यूज फेस करना पड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपका जो थीम है वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो। अब एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आपको ग्रेजुअली आप पढ़ रहे हैं, आप जिन जिन फैक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, हर उस फैक्टर का ख्याल किया गया हो आपके थीम के अंदर। सो ओवरऑल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड थीम लाइट वेट हो, रिस्पॉन्सिव हो, फास्ट हो, स्कीम ऑप्टिमाइज्ड हो। सो ये बेसिक क्राइटेरियाज हैं और आपको कोई भी ऐसा थीम मिलता है जो इन क्राइटेरियाज को मीट करता है, आप हर वो थीम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फ्री हो या पेड हो। लेआउट का मैं एक दफ़ा फिर जिक्र कर दूं, लेआउट स्पेशली एफिलिएट के ब्लॉग के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एफिलिएट वाले मामले में लोगों ने आके आपकी वेबसाइट पर बैठकर चीज़ को पढ़ना होता है, सो टाइम स्पेंड करना होता है। तो बंदा टाइम स्पेंड ऐसी जगह पे करेगा जहाँ पे उसकी विजुअली उसको चीज़ सही लगेगी, मतलब फ़ॉन्ट ऐसा होगा कि उसको तंग नहीं करेगा, उस पे जो कलर्स का कॉन्ट्रास्ट है वो इतना बुरा नहीं होगा कि बस उसकी आंखों में दर्द होने लग जाए। तो आपने इन सब चीज़ों का, टाइपोग्राफी, फ़ॉन्ट्स, हर चीज़ का ख्याल रखना है। सो ये एक ऐसी थीम की खसूसियात हैं जो कि हर उस थीम में होनी चाहिए जिसको आप यूज़ करने का सोच रहे हैं। अच्छा, अब इसमें आप पूछ रहे होंगे कि सर आपने क्वालिटीज़ तो बता दी, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि थीम होना कौन-सा चाहिए? कोई नाम बता दें या कोई रिकमेंडेशंस दे दें। देखिए, अगेन जिन क्राइटेरियाज़ को मैंने डिस्कस किया, अगर आपका थीम उन क्राइटेरियाज़ को मीट करता है, तो आप वो थीम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फ्री हो या पेड हो। इसके साथ-साथ मेरी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन मैं आपको बता देता हूँ। रिकमेंडेशंस नहीं बल्कि सजेशंस आप कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। एस्ट्रा, आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। एस्ट्रा थीम आप यूज़ कर सकते हैं। उसका फ्री वर्ज़न आप यूज़ करेंगे, थोड़ी-सी लिमिटेशंस हैं, लेकिन काम हो जाएगा आपका। पेड वर्ज़न आप खरीद सकें तो वेल एंड गुड है। इसके साथ-साथ जेनेसिस, जेनेसिस एक्चुअली एक फ्रेमवर्क है, थीम से बढ़ के एक फ्रेमवर्क है और उसके फर्दर चाइल्ड थीम्स होते हैं। सो जेनेसिस फ्रेमवर्क मेरा पर्सनल एक आइडियल थीम है, जिसके मोस्टली जो चाइल्ड थीम्स हैं वो अप टू मार्क हैं, फास्ट लोडिंग है और स्कीमा ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब आपको यूज़ करने में मज़ा आ जाता है। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर वो उसकी जो कोडिंग है वो बड़ी प्रोफेशनल अंदाज में हुई हुई है, कोई भी चीज़ उस पर बहुत ज़्यादा तंग नहीं करती, वो स्लो नहीं होता, उसकी क्यूरी कहीं मतलब स्टक नहीं हो जाती, तो वो बड़ा ज़बरदस्त थीम है। इसके साथ साथ जनरेट प्रेस मेरे साथ साथ
बहुत सारे लोगों का, दुनिया में बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स का एक और फेवरेट थीम, जनरेट प्रेस। उसका भी फ्री वर्जन मौजूद है, आपका फ्री वर्जन से भी काम चल सकता है, लेकिन डेफिनेटली पेड वर्जन भी है। अगर आपने अपडेट्स लेनी है, अगर आपने उसके फर्दर ब्लॉक्स यूज़ करने हैं, तो उसके लिए आपको जनरेट प्रेस का पेड वर्जन बाय करना पड़ेगा। और मेरी लास्ट सजेशन और मेरा मोस्ट फेवरेट थी कैडेंस। हाईली कस्टमाइजेबल, आप इसके साथ जैसे मर्जी खेल सकते हैं और इसमें हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं प्रोफेशनली। नॉर्मली थीम्स के अंदर मसला ये होता है कि अगर आप उनके साथ ज़्यादा पंगे करेंगे तो अल्टीमेटली वो ब्रेक हो जाएंगे या कोई ना कोई उसके अंदर कोई इशू आ जाएगा। कैडेंस एक ऐसा थीम है जो कि फास्ट लोडिंग है, आप इसको जितना मर्जी कस्टमाइज करें, हैवी नहीं होता और बड़ा सुपर फास्ट और बेहतरीन लेआउट रखने वाला थीम है। कार्डेंस मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगेन फ्री वाला भी मौजूद है, पेड वर्जन भी मौजूद है, आप कोई सा भी यूज़ कर लें जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट करें तो वो उसके लिए काफ़ी है। सो ये कुछ रिकमेंडेशंस या सजेशंस थी मेरी तरफ से, और ऊपर मैंने क्राइटेरिया भी बताया था। अगर उस क्राइटेरिया को कोई भी इनके अलावा थीम मीट करता है तो आप हर वो थीम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस थीम को हमने चूज करना है और डिफरेंट थीम में से कौन सा थीम बेहतर है। तो अब हम एक थीम चूज करके, जो कि मैंने आपके लिए कैडेंस थीम चूज किया है, उसकी अब इंस्टॉलेशन देखते हैं और उसकी बेसिक सेटिंग्स देखते हैं, और ग्रेजुअली हम देखेंगे कि उन बेसिक सेटिंग की एडवांस कैसे लेके जाते हैं, उसका होम पेज किस तरह सेट करना है, मेन्यू किस तरह सेट करना है, और ओवरऑल एफिलिएट ब्लॉग का होम पेज और बाकी जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं उनके होम पेज में डिफरेंस क्या होता है, और ये सारी सेटिंग्स हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो आइए चलते हैं। तो अभी हम चलते हैं, हमने कैडेंस थीम चूज़ किया और उसकी इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने अपीयरेंस के सेक्शन में जाना है, थीम्स पे क्लिक करना है, यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और साथ ही आपने यहाँ पे लिख देना है कैडेंस। कैडेंस आपके सामने थीम आ गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कैडेंस, और इसको आपने इंस्टॉल कर लिया। सो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन इंस्टॉलेशन ही काफ़ी नहीं होती, हमने इसको यहाँ से एक्टिवेट भी करना है। तो एक्टिवेट हो गया। अब हम इसकी कस्टमाइजेशन थोड़ी देख लेते हैं कि इससे किस तरीके से हमने फ़ायदा उठाना है। सो कस्टमाइज़ का ये जो ऑप्शन है यहाँ पे अपीयर हो गया है थीम्स में। आप यहाँ पे जाएंगे और अपने थीम की जो बेसिक सी सेटिंग्स हैं और बेसिक कस्टमाइजेशन है वो आपने यहाँ से परफॉर्म करनी है। सो थीम्स की कस्टमाइजेशन के सेक्शन में हम पहुँच गए। यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिव थीम कौन सा है, कैडेंस है, और साथ जनरल सेटिंग्स है। यहाँ पे जनरल सेटिंग में पहली सेटिंग है लेआउट। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आएंगे। कंटेंट मैक्सिमम विड्थ। सो थीम आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो कंटेंट की मैक्सिमम विड्थ है पेज की, वो कितनी होगी। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट 1290 पिक्सल है। आप यहाँ से इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन 1290 से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इतनी ही बेहतर है। तो साथ है कंटेंट लेफ़्ट राइट एज स्पेसिंग। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस सर्च बार के लेफ़्ट पे भी स्पेस है और इसके राइट पे भी स्पेस है। सो ये एक्चुअली कंटेंट की लेफ़्ट या राइट की एज स्पेसिंग कहलाती है, और ये 1.5 यूनिट। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका रूट एम है वो 5 है। इसी तरीके से नैरो लेआउट कंटेंट मैक्सिमम विड्थ 842 पिक्सल। सिंगल पोस्ट बॉक्स। सिंगल पोस्ट, जब आप किसी पोस्ट पर, आर्टिकल पर क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज होम पेज पे आप मौजूद हैं और किसी आर्टिकल पर क्लिक करते हैं, तो जो पेज ओपन होता है वो सिंगल पोस्ट कहलाता है। बॉक्स्ड होना या ना होना ये थीम पे डिपेंड करता है। खैर, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा वर्डप्रेस में, क्योंकि अगर आपने इसको डिटेल में समझना है तो आई वुड अगेन रिकमेंड यू कि आप वर्डप्रेस का जो अलग से कोर्स है वो लें, क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू ही दूंगा। सिंगल पोस्ट बॉक्स स्पेस 2 रैम। सिंगल पोस्ट बॉक्स शेडो है, यहाँ पे आप शेडो भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल पोस्ट बॉक्स बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर उसका राउंड हो, कितने पिक्सल राउंड हो, यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्काइव ग्रिड, आर्काइव कौन से पेजेस होते हैं, जो कैटेगरी, टैग, डेट, ऑथर बेस्ड पेजेस होते हैं वो आर्काइव पेजेस कहलाते हैं। सो आर्काइव पेजेस की सेटिंग भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से आप देखें कि मोबाइल में
थीम राइट नाउ किस तरह दिखेगा, टैबलेट में किस तरह दिखेगा और डेस्कटॉप पे किस तरह दिख रहा है। तो आप यहीं से ही अपने थीम को टेस्ट कर सकते हैं कि डिफरेंट जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है उसमें ये थीम किस तरह से नज़र आता है। तो आप वापस आते हैं, साइड बार में जाते हैं। साइड बार एक मेन कंटेंट की आपकी स्पेस होती है और साथ ही आपकी साइड बार होती है। तो साइड बार की विड्थ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 पिक्सल हो, 10 पिक्सल हो, जो भी हो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। साइड बार की विड्थ में टोटल कंटेंट की कितनी हो साइड बार, तो यहाँ पे आपको आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट भी छोड़ दें तो फाइन है, आप इसको 20% ना भी करें तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ठीक है। और इस तरह विजेट की स्पेसिंग 1.5 mm है। एनेबल स्टिकी साइड बार। स्टिकी साइड बार क्या होती है कि आप स्क्रॉल करेंगे लेकिन साइड बार जो है ना वो साथ ही साथ स्टिक रहेगी, वो स्क्रॉल नहीं होगी। सो इसी तरीके से डिज़ाइन के लेआउट में है, विजेट का जो टाइटल है वो कितने पिक्सल हो, उसका साइज़ क्या हो, उसका स्टाइल क्या हो, उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो क्या हो। विजेट के अंदर विजेट जो एक एक पोर्शन होता है वर्डप्रेस के अंदर एक कंटेंट का, उसको विजेट बोलते हैं, नॉर्मली साइड बार में आता है। तो विजेट का जो कंटेंट है उसकी सेटिंग्स भी अलग से दी गई हैं, विजेट की जो टाइटल है उसकी सेटिंग्स भी अलग से यहाँ पे दी गई हैं। लिंक स्टाइल, जो टेक्स्ट उसमें से लिंक हो वो क्या हो, अंडर लिंक ऑन हॉवर, मतलब जब उस पर माउस लेकर जाएं तो वो अंडरलाइन हो जाए, हॉवर करने पे अंडरलाइन हो जाए। लिंक का कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, साइड बार का बैकग्राउंड यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, साइड बार को जो डिवाइड करता है बॉर्डर उसको भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह साइड बार की जो पैडिंग है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने इन चीज़ों के साथ खेलना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप CSS और HTML की जो बेसिक्स हैं उसको ज़रूर लर्न करें। आप ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं, w3schools.com एक वेबसाइट है जो कि आपको ये चीज़ें सिखाएगी कि CSS की प्रॉपर्टीज़, HTML के टैग्स एंड ऑल दैट ये क्या होता है। नेक्स्ट है जी बैकग्राउंड्स। साइट का ओवरऑल बैकग्राउंड क्या हो, कंटेंट का बैकग्राउंड अलग से आप सेट कर सकते हैं। टाइटल अबव कंटेंट बैकग्राउंड, टाइटल अबव कंटेंट ओवरले कलर, ये सारी सेटिंग्स आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ये पैलेट आप बना सकते हैं ताकि आप 3 डिफरेंट पैलेट्स हों तो आप एक सिंगल क्लिक पे जिस भी कलर कम्बिनेशन की जो सेटिंग्स होगी उसको अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट है जी बटन्स। टेक्स्ट कलर ये है, बैकग्राउंड कलर उनका ये हो, यहाँ से सारी सेटिंग्स आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, आप इनके साथ जितना मर्जी प्ले करें बट रिमेंबर कि आप अपनी वेबसाइट का जो UI है, यूज़र इंटरफेस है, उसको ब्रेक ना कर बैठे। अगर आप इन चीज़ों को टच करेंगे, इनके साथ कुछ चेंजेस करेंगे इनमें, तो अगर आपको ख़तरा है कि आपकी वेबसाइट ब्रेक हो सकती है या उसका यूज़र इंटरफेस ख़राब हो सकता है तो आई वुड रिकमेंड कि इससे बेहतर है कि फिर उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग्स रहने दें, वही बेहतर है, क्योंकि ये फिर मसला करेंगी आपके लिए। टाइपोग्राफी क्या होती है कि आपके फ़ॉन्ट के स्टाइल्स, कौन कौन से फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं, उसका स्टाइल कौन कौन सा हो, उसका साइज़ क्या हो, उसको बोल्ड रेगुलर क्या रखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रॉल टू टॉप, एनेबल स्क्रॉल टू टॉप आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं कि पब्लिश, कि यहाँ पे अगर स्क्रॉल नीचे जाएगा तो यहाँ पे एक एरो नज़र आ जाएगा आपको, जिस पर क्लिक करने से हम दोबारा पेज के टॉप पे पहुँच जाएंगे। इस तरीके से डिज़ाइन भी आप उसको अगेन कर सकते हैं, कलर, बॉर्डर कलर, रेडियस एंड ऑल दीज सेटिंग्स आप इसको टच कर सकते हैं। 404 पेज वो होता है जो आपको बताता है कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता। लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट है abc.com/example। अब अगर कोई बंदा टाइप करता है abc.com/example और एंड वाला ई छोड़ देता है या कुछ मिस्टेक कर देता है तो वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता। अब उसको बताने के लिए यूज़र को कि ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता, एक 404 का पेज ट्रिगर होगा और वो अपेयर होगा जो कि ये शो करवा रहा है कि वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता। सो 404 के आप सेटिंग्स देख सकते हैं। कमेंट्स, मूव कमेंट्स इनपुट अबव कमेंट लिस्ट, आप चाहते हैं कि कमेंट जो फॉर्म है टाइप करने वाला वो कमेंट से ऊपर आए तो आप इसको इनेबल कर दें, अगर आप चाहते हैं नीचे आए तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। रिमूव कमेंट वेबसाइट फील्ड, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है स्पैमिंग का, कि लोग सिंपली आपकी वेबसाइट पे आते हैं, नेम की फील्ड पुट करते हैं,
ईमेल की फील्ड में पुट करते हैं डेटा, और साथ वेबसाइट में अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट करके कमेंट में कुछ भी स्पैम सा लिख के और चले जाते हैं। तो आपको बार बार उसको क्लीन करना पड़ता है। समटाइम्स वो अपीयर भी हो जाते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। ऑफ पेज एसईओ की एक बड़ी ओल्ड फैशन और ओल्ड स्कूल एक टेक्निक है, लेकिन स्टिल लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आप रिमूव कमेंट वेबसाइट फील्ड कर देंगे तो वो बंदा अपनी वेबसाइट का यूआरएल वहाँ पुट कर ही नहीं सकेगा, और आप बहुत बड़े जो स्पैम है उससे बच जाएंगे। सो ब्रेड क्रम एक्चुअली, चले मैं इसके आपको एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। मैं सर्च करता हूँ फिशिंग रॉड। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल है और साथ ही ये साइन आ रहा है और ट्रिपल डॉट है, फिर ये साइनर फिशिंग है। ये ब्रेड क्रम की वजह से है, वरना सिंपल यहाँ पे यूआरएल डिस्प्ले होता। तो ब्रेड क्रम यूज करने की वजह से यहाँ पे ये इस तरीके का आपका यूआरएल स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो ब्रेड क्रम यूज करना इज अ गुड प्रैक्टिस, नॉट बैड। सोशल लिंक्स, अब आपका जब भी आप वेबसाइट बनाएं, आपकी वेबसाइट रेडी हो जाए तो उसका एक फेसबुक पेज बनाएं, ट्विटर की प्रोफाइल बनाएं, इंस्टाग्राम बनाएं, यूट्यूब का चैनल बनाएं, विमियो, फेसबुक ग्रुप, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, जो भी यहाँ पे दी हुई हैं, कोशिश करें कि जो इसमें से मैक्सिमम आप बना सकते हैं वो बनाएं और उनका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दें। इससे आपकी जो सोशल प्रेजेंस है वो इंक्रीज होगी। अच्छा, नेक्स्ट है जी परफॉर्मेंस। इनेबल लाइट बॉक्स, लोड गूगल फोन्स लोकली। यस, अगर गूगल फोन्स को लोकली होस्ट कर सकता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इनेबल CSS प्रीलोड, यस इसको भी इनेबल कर दो। इनेबल लाइट बॉक्स, इसको भी इनेबल कर दो और पब्लिश कर दो। तो ये बेसिक सी कुछ सेटिंग्स हैं जिनमें हमने जनरल सेटिंग्स दी। अभी हेडर में हम जाते हैं। हेडर में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का लोगो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लोगो पे क्लिक किया, सिलेक्ट फाइल की। अगर आपके पास कोई लोगो बना बनाया है तो उसको अपने पास सेव कर लें और यहाँ से उसको अपलोड कर लें। मेरे पास एक डमी सा कोई लोगो है, इमेज फाइल, मैं उसको अपलोड कर देता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। वो मुझे कहता है जी आप इसको क्रॉप करें, बल्कि स्किप क्रॉपिंग करते हैं और इसको एज इट इज़ जाने देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि वो जो लोगो है वो यहाँ पे अपीयर हो गया। अगर आप उसका उसकी विड्थ हाइट सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि तकरीबन 80 पिक्सल पे वो फिट आ रहा है, तो बस 80 पिक्सल पे ही काफ़ी है। अगर साथ देखेंगे लोगो एंड टाइटल भी, आप देख लें माई ब्लॉग भी आ रहा है। मैं कहता हूँ सिर्फ लोगो शो हो, माई टाइटल शो ना हो, या लोगो, टाइटल एंड प्रॉपर टैग लाइन भी शो करवाना चाहते हैं आप, तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैं फिलहाल के लिए लोगो ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखते हैं साइट आइकन। साइट आइकन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। इसको आपने चूज़ किस तरीके से करना है। आप गूगल पे जाएं, FAV आइकन जनरेटर लिखें, फैव आइकन जनरेटर। आप यहाँ पे क्लिक करें, अपना जो लोगो आपने अभी बनाया था उसको चूज़ करें और यहाँ से आपका जो फैव आइकन है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है जनरेट योर फैव आइकन्स एंड HTML कोड। यहाँ से आप फैव आइकन के पैकेज को डाउनलोड करेंगे, इस जिप को अपने पास एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसमें जो और दोबारा अपनी वेबसाइट पे आएंगे, सेलेक्ट साइट आइकन पे क्लिक करेंगे। अभी जो हमने अपलोड किया है, तो अभी जो हमने डाउनलोड किया है उसमें जाके फैव आइकन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे साइट आइकन को आप अपने लोगो को जाके गूगल में लिखेंगे फैव आइकन जनरेटर, आप वो फाइल अपलोड करेंगे जो भी आपने लोगो बनाया था, वो आपको फैव आइकन जनरेट करके देगा, उसको डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे वही जो आपने डाउनलोड की होगी अपनी फैव आइकन वाली फाइल, वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो फैव आइकन आप देख सकते हैं कि टॉप की जो बार होती है यहाँ पे वो शो होता है, इसको फैव आइकन बोलते हैं। तो आप इसको पब्लिश करेंगे, आपने जो भी सेटिंग्स की हुई हैं वो पब्लिश हो जाएंगी। साथ ही चलते हैं फुटर पे। फुटर की नेविगेशन, विजेट्स एंड ऑल दैट यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप कॉपीराइट का कोई भी कुछ यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, सो इट्स ऑल अप टू यू। अब फुटर में जाएं, डिज़ाइन में जाएं, की फुटर ऑन बॉटम ऑफ द स्क्रीन एंड ऑल दैट। इस तरीके से फुटर की सेटिंग ये आपके वेब पेज के जो बिल्कुल बॉटम होता है उसकी सेटिंग्स होती हैं। पेज का लेआउट, अगेन इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स हैं जिसके अंदर फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट का वेट और ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। अबव कंटेंट, इन कंटेंट, स्टैंडर्ड, फुल विड्थ, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से देख सकते हैं। सो ब्लॉग पोस्ट, सिंगल ब्लॉग लेआउट, शो पोस्ट टाइटल, यस शो बिल्कुल पोस्ट टाइटल करो जी। अब अगर उसको इस तरह दिखाना है तो यहाँ कर दो। स्टैंडर्ड, फुल विड्थ, कंटेंट, इट्स अप टू यू। पोस्ट टाइटल अलाइन, अलाइन नॉर्मल इसकी अलाइनमेंट रहने दें। और यहाँ पे शो क्या क्या करे जी, ब्रेड क्रम्ब, कैटेगरीज, टाइटल, मेटा एंड एक्सर्ट शो कर दे। डिफ़ॉल्ट पोस्ट लेआउट ये है, आप पोस्ट की लेआउट चेंज भी कर सकते हैं। साइड बार भी इसके अंदर ये शो होगी, साइड बार 1 की सेटिंग या साइड बार 2 की सेटिंग आप चूज़ कर सकते हैं। बहरहाल इसकी मैं डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो वर्डप्रेस है नहीं, इसलिए आपको बेसिक सी सेटिंग में आप समझा रहा हूँ कि आपने इन सेटिंग्स को इसी तरीके से ही आपने रखना है। पब्लिश कर दें, वापस आ जाते हैं। इसी तरह सर्च रिजल्ट्स की सेटिंग्स, जो सर्च रिजल्ट वाला पेज होगा, वेबसाइट की सर्च रिजल्ट, ये बात याद रखने वाली है। साइट की आइडेंटिटी ऑलरेडी हो गई। मेन्यूज़, आप मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा मेन्यू शो हो। सबसे पहले आप बल्कि ये भी हम इंशाल्लाह भी जल्दी करते हैं, विजेट्स और एडिशनल CSS। अगर आप समझते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ एडिशनल कास्केडिंग स्टाइल शीट की ज़रूरत है तो आप वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर दें, वो वाला कोड आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो ये बेसिक थीम की इंस्टॉलेशन थी और बेसिक सी सेटिंग्स थी। हम इंशाल्लाह ग्रेजुअली देखेंगे कि इसको एक फुल फंक्शनल वेबसाइट में किस तरह डालना है, तो स्टे ट्यून्ड। द टाइम हैज़ नाउ कम कि हम अपने कंटेंट को जो हमने अभी लिखा उसको एक्चुअली वेबसाइट पर पोस्ट करें और उसको लाइव करें। पोस्ट को लिखने के लिए, चूँकि अभी हमने गूगल डॉक्स का यूज़ किया था अपने कंटेंट को लिखने के लिए, तो वहाँ से हमने अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में पोस्ट करना है। वो पोस्ट करने के लिए जो करंटली हम एडिटर यूज़ कर रहे हैं वो है गुटनबर्ग। गुटनबर्ग एक ब्लॉक एडिटर है जिसके अंदर 15 से ज़्यादा डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स हैं जो कि हमको सिंगल क्लिक पर डिफरेंट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। आज से कुछ साल पहले, मे बी 2018 से पहले, क्लासिक एडिटर यूज़ होता था जो वर्डप्रेस का बिल्ट इन एडिटर था, जो कि टाइनी MCE का एडिटर था। सो उसके बाद वर्डप्रेस ने जब देखा कि बहुत ज़्यादा पेज बिल्डर्स की भरमार हो रही है, वर्डप्रेस की पोस्ट को डिज़ाइन करने के लिए लोग पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम इसको बिल्ट इन ही यूज़र्स के लिए दे दें ताकि उन्हें एक्स्ट्रा पेज बिल्डर की ज़रूरत ना पड़े और एक्स्ट्रा बर्डन भी वेबसाइट पर ना पड़े और वो लाइट वेट ही रहे। सो इस मकसद के लिए गुटनबर्ग का इस्तेमाल आम होने लगा। सो अभी हम देखते हैं कि हमें गुटनबर्ग यूज़ करना चाहिए या क्लासिक एडिटर यूज़ करना चाहिए। सो इसको हम पहले तो कंपैरिजन कर लेते हैं परफॉर्मेंस की बेस पर। परफॉर्मेंस डेफिनेटली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया गया है गुटनबर्ग में। जो क्लासिक एडिटर है वो थोड़ी सी ओल्डर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड करता है। सो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो गुटनबर्ग इज़ फास्टर देन क्लासिक एडिटर। सेकंड आता है सिक्योरिटी। अगर आप इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लासिक एडिटर में जो वल्नरेबल कोड है उसको किसी ना किसी तरीके से एम्बेड किया जा सकता है, वाइल गुटनबर्ग को अगर हम देखें तो ये फुल प्रूफ है, सिक्योरिटी वाइज बेटर है क्लासिक एडिटर से। सो अगर हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गुटनबर्ग को हम प्रायोरिटाइज करेंगे। सो नेक्स्ट सबसे बड़ा फ़ायदा जो गुटनबर्ग का है वो है पोस्ट को डिज़ाइन करने में। क्लासिक एडिटर में सिंपल क्लासिक एडिटर था जिसके अंदर बेसिक से बटन्स होते थे, जिस तरह भी हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या गूगल डॉक्स में, उसी तरह के बटन्स होते थे सिंपल वाले, और उस तरीके से हम अपनी पोस्ट को पूरा डिज़ाइन करते थे जो कि ऑलरेडी एक हेक्टिक सिनेरियो बन जाता था। तो गुटनबर्ग ने हमें बिल्कुल ईज दे दी कि आप जस्ट ब्लॉक जो भी आपको चाहिए, अगर आपने कंपैरिजन टेबल बनाना है, आपने पैराग्राफ लिखना है, आपने इमेज पुट करना है, इस तरह के मतलब दर्जन से ज़ायद ब्लॉक्स दे देता है। उसको यूज़ करते हुए हम बहुत ही कम टाइम में अपने
आर्टिकल की जो पोस्ट उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको ऑसम तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने यूज़र्स के लिए। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि जब क्लासिक एडिटर बहुत ज़्यादा यूज़ में था, तो उसमें जो कम्प्लेक्स फीचर्स थे उनको यूज़ करने के लिए हमें एक्स्ट्रा प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती थी, जबकि गुटेनबर्ग एडिटर में हमें एक्स्ट्रा प्लगइन्स पर इन्हिसार कम से कम हो गया है। तो अब हम गुटेनबर्ग को सिर्फ यूज़ करते हुए डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और अल्टीमेटली अभी हम हमारा ऑलमोस्ट जो कंक्लूजन है वो यही है कि बजाय क्लासिक एडिटर पे वापस जाने के आप गुटेनबर्ग पे ही काम सीखें। और गुटेनबर्ग इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि पेज बिल्डर्स का अल्टरनेटिव है। और अगर आप फ्रीलांसिंग भी करना चाहते हैं तो गुटेनबर्ग के भी आपको बहुत सारे इवन गिग्स और एज अ सर्विसेज बहुत कुछ मिलेगा। और अभी हम देखते हैं कि गुटेनबर्ग को हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके ब्लॉक्स क्या होते हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स हमारे पास मौजूद हैं और उसकी बेसिक सेटिंग हमने किस तरीके से करनी है। सो लेट्स मूव टू प्रैक्टिकल। तो दोस्तों आज हम देखते हैं गुटेनबर्ग बेसिक्स। तो इसके अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स मौजूद होते हैं जिनको हम यूटिलाइज करके अपने ऑसम डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं, स्टनिंग पेजेस बना सकते हैं जो कि डेफिनेटली यूज़र की जो अटेंशन है उसको गेन करेंगे। और डेफिनेटली जब यूआई हमारा बेहतर होगा उसके नतीजे में यूएक्स बेहतर होगा, यूएक्स बेहतर होगा तो अल्टीमेटली हमें रैंकिंग में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगेगी। सो आपने यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे आना है, वेलकम टू द ब्लॉक एडिटर आपने ये नेक्स्ट करना है। ये आपको बता देता है मेक ईच ब्लॉक योर ओन, गेट टू नो द ब्लॉक लाइब्रेरी। ब्लॉक लाइब्रेरी के बारे में बता रहा है कि हमारे पास इतने ज़्यादा ब्लॉक्स मौजूद हैं। लर्न हाउ टू यूज़ द ब्लॉक एडिटर। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो हेयर इज़ अ डिटेल्ड गाइड, आप इसको डिटेल्ड तौर पर भी ब्लॉक एडिटर को जाके देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके सो हमने पोस्ट का टाइटल ऐड करना है। लेट्स सपोज 12 बेस्ट फिशिंग रॉड्स एंड रील्स 2023 लेट्स सपोज। अब यहाँ पे हमने कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो हम जस्ट उसको टेक्स्ट मैंने अभी कॉपी किया हुआ है, पेस्ट कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा इसी कंटेंट को अगर आप किसी चीज़ को बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, कुछ भी करना हो तो आप यहीं से एक सादा से तरीके से कर सकते हैं। इसमें स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, इनलाइन इमेज का ऑप्शन है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट सारी चीज़ें मौजूद हैं। नेक्स्ट आएंगे, एंटर करेंगे तो एक नया ब्लॉक बना सकते हैं। यहाँ पे प्लस के साइन पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख लें कि पैराग्राफ का ब्लॉक है। इमेज, अगर आप इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इमेज का ब्लॉक लगा सकते हैं। हेडिंग अगर आपने यहाँ पे लिखनी है तो हेडिंग का ब्लॉक आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल इमेजेस या एक पूरी गैलरी यहाँ पे शो करवानी है तो गैलरी। लिस्ट, अगर आप लेट्स सपोज आपकी कोई प्रोडक्ट है जिसके आप फीचर्स डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिस्ट का जो ब्लॉक है वो यूज़ करेंगे। कोट, अगर आपने किसी की सेइंग को कोट करना है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपने कोटेशन में लिखना है तो आप कोट का ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज ऑल पे क्लिक करूंगा ताकि मेरे सामने सारे ब्लॉक्स आ जाएं जिनको मैं अपने आर्टिकल में यूज़ कर सकता हूँ। प्री फॉर्मेटेड टेबल, आप टेबल भी बना सकते हैं। देखिए हमने जिक्र किया था कंपैरिजन टेबल्स का जो कि एफिलिएट के आर्टिकल में या एफिलिएट की पोस्ट में एक ज़रूरी एलिमेंट होता है। तो अगर आपने टेबल बनानी है तो आप यहाँ से टेबल चूज़ करेंगे और आप टेबल भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आप एक प्रोडक्ट का नाम लिखें, आगे उसका फीचर लिखें, आगे उसकी डायमेंशन लिखें, जो भी आपके लिहाज से चीज़ें हो सकती हैं। इस तरह वर्ड्स है, इमेज, ऑडियो आप यूज़ करना चाहें, फाइल अगर आपने एम्बेड करनी है। इसी तरीके से डिज़ाइन के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग हमारे पास ब्लॉक्स मौजूद है। बटन, आपने बटन पे क्लिक करवाना है, चेक प्राइस का बटन पे बनाना है या जिस पे क्लिक करके आपका यूज़र अमेजोन पे या जिनके आप एफिलिएट हैं उनकी वेबसाइट पे लैंड करवाना चाहते हैं तो वो बटन बड़ा कैची होना चाहिए। देखिए लेट्स सपोज हमारा 5000 वर्ड्स का आर्टिकल है, अब उसमें हमने अपने बटन को इतना कैची और इतना नुमाया करना है कि हमारा जो यूज़र है, जो रीडर आएगा हमारी वेबसाइट पर, उसकी पहली अटेंशन उस पर जाए और उस पर क्लिक करे। तो ये एक पूरी साइकोलॉजी होती है कि आपने कौन से कंटेंट को बिल्कुल क्लियर करना होता है और यूज़र को दिखाना होता है कि यूज़र उस पर एक्शन ले, और कौन से कंटेंट को आपने थोड़ा सा लो समझ ले ग्रेड रखना होता है ताकि यूज़र उस पे एक्शन ना ले, आपकी जिस पे एक्शन करवाना चाहते हैं उस पे क्लिक करे। सो बटन्स बड़े खूबसूरत होने चाहिए, ऑसम होने चाहिए,
इस तरह कॉलम्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो 2 कॉलम से डिवाइड हो, इसका यूज केस ये भी हो सकता है कि एक कॉलम में आप इमेज यूज करना चाहते हैं, दूसरे कॉलम में उसी इमेज की जो है डिटेल शो करवाना चाहते हैं। तो अगर आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको ये बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। इसी तरीके से आप रो बनाना चाहते हैं, इस तरीके से आप मल्टीपल रोज लगाना चाहते हैं, मोर का बटन लगाना चाहते हैं, या पेज ब्रेक देना चाहते हैं, सेपरेटर बनाना चाहते हैं, स्पेसर बनाना चाहते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, विजेट्स भी आपको इंटीग्रेट करने की सहूलत दे दी गई है। अगर आप अपनी वेबसाइट की जो कैटेगरीज हैं उनको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, तो आप ये चूज करेंगे, योर साइट डज नॉट हैव एनी पोस्ट, देयर इज नथिंग डिस्प्ले एट द मोमेंट। सो यहाँ पे अगर आपने कैटेगरीज बनाई होती हैं और उसके अंदर पोस्ट होती, तो यहाँ पे उनकी लिस्ट को वो शो करवा देता। अभी चूंकि हमारी वेबसाइट पे कंटेंट नहीं है तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा ऑप्शन यूज़ कर नहीं सकते। कस्टम HTML का कोड अगर आप एज इट इज़ शो करवाना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। लेटेस्ट पोस्ट, लेटेस्ट कमेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि कमेंट्स विद इन योर पोस्ट शो हों तो आप ये लेटेस्ट पोस्ट का जो ब्लॉक है ये यूज़ कर सकते हैं। इस तरह सोशल आइकन्स, आप चाहते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जो बटन्स हैं वो आपके कंटेंट के अंदर इंटीग्रेट हों, तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। या अगर आप सर्च बार शो करवाना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई सर्च करना चाहता है कि आपका फलां पेज सर्च करके उस तक पहुँचना चाहता है, तो आप सर्च का एडिटर, ब्लॉक एडिटर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से थीम है, नेविगेशन, साइट लोगो यूज़ करना चाहते हैं, साइट टाइटल यूज़ करना चाहते हैं, पोस्ट की लिस्ट शो करना चाहते हैं, पोस्ट के अंदर फीचर्ड इमेज यूज़ करना चाहते हैं, या पोस्ट का कोई कंटेंट यूटिलाइज करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये आप ब्लॉक्स डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आप एम्बेड्स पे आ जाएं। अगर मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब की किसी वीडियो को एम्बेड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यूट्यूब पे जाऊँगा, कॉपी करूँगा URL को और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, एम्बेड पे क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे आपको बेसिक्स का आइडिया देना था कि गुटनबर्ग के जो बेसिक्स हैं और उनमें बेसिक्स में यही ब्लॉक्स हैं, उनको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने कंटेंट को ऑसम और आई कैचिंग बना सकते हैं। सो इसको मज़ीद फर्दर भी एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट रेज होगा, वो ये है कि क्या आपको वर्डप्रेस के जो पेज बिल्डर जिस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, क्या वो यूज़ करने चाहिए या नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे क्योंकि वो इजी टू यूज़ होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कोई भी पेज बिल्ड कर सकते हैं, तो लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पेज बिल्डर यूज़ करें और उससे आपकी जो फंक्शनैलिटी है उसमें इजाफा होगा, आपका टाइम बचेगा और एक ऑसम डिज़ाइन जो कि देखने में बेहतरीन UI का हामिल आपके सामने तैयार हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो मार्केट में पेज बिल्डर्स जिसके अंदर एलिमेंटर है, इसी तरह ऑक्सीजन पेज बिल्डर है, WP बेकरी का पेज बिल्डर है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आप यूज़ ना करें। हालांकि वो हमारी फंक्शनैलिटी को एनहांस करने में हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि वो यूज़ करें। वो उसकी रीज़न ये है कि जो पेज बिल्डर्स होते हैं ये हमारी वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स लोड करते हैं, जिसके अंदर बहुत सी CSS फाइल्स हो सकती हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल्स हो सकती हैं। क्योंकि हमने अपने यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर रखना है, हमने अपनी वेबसाइट की पेज स्पीड को कंप्रोमाइज़ नहीं करना, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि अपनी वेबसाइट में कम से कम CSS की फाइल्स या कम से कम जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, जिससे डेफिनेटली परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना पड़े, वो यूज़ करेंगे। तो इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आप कोशिश करें कि पेज बिल्डर्स यूज़ ना करें। और इसके अल्टरनेटिव के तौर पर मैं आपको जो गुटनबर्ग का जो बिल्ट इन वर्डप्रेस का एडिटर है वो रिकमेंड कर चुका हूं, और उसकी फंक्शनैलिटी को एनहांस करने के लिए, एक एक्स्ट्रा पेज बिल्डर से बचने के लिए, हम कैडेंस थीम जो ऑलरेडी मैं आपको सजेस्ट कर चुका हूं, जिसका फ्री वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ ऐड करना चाहते हैं या उसके बाकी बहुत सारे एक्स्ट्रा प्लगइन्स आप हासिल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रो फीचर पे जाना पड़ेगा। लेकिन फ्री के अंदर हमारे तमाम जो रिक्वायर्ड टास्क हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। तो उसी का एक प्लगइन है कैडेंस ब्लॉक्स, जो कि गुटनबर्ग के जो आप एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स हैं उनके अंदर मजीद ब्लॉक्स को ऐड कर देगा और उसको कस्टमाइज करने की जो ऑप्शंस हैं उनको भी इंक्रीज कर देगा। तो अभी हम प्रैक्टिकली चल के देखते हैं कि कैडेंस ब्लॉक्स प्लस गुटनबर्ग ब्लॉक्स मिलकर किस तरह काम करते हैं और हम अपने पेज के लेआउट को किस तरह से एनहांस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो अभी हमने गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर की जो
फंक्शनैलिटी है उसको मज़ीद इन्हांस करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में लॉगिन होंगे, WP एडमिन में लॉगिन होंगे यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू, और ये हमारे सामने डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा। सबसे पहले आपने जाना है प्लगइन्स के मेन्यू में। यहाँ पे आपके सामने इंस्टॉल्ड प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है, जो ऑलरेडी आपके पास प्लगइन इंस्टॉल्ड हैं यहाँ पे वो लिस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। सो ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप सर्च प्लगइन करना है और यहाँ पे लिखना है कैडेंस ब्लॉक। सर्च करने के बाद आपके सामने कैडेंस ब्लॉक का जो प्लगइन है वो अनलिस्ट हो जाएगा। तो ये पहला प्लगइन है, इसको याद रख लें कि बाय कैडेंस WP से होगा, इसका जो ऑथर है वो कैडेंस WP होगा। अगर आप कंफ्यूज हों कि मल्टीपल प्लगइन्स आपके सामने आ गए तो आपने ऑथर देख के चेक करना होता है कि ऑफिशियल उनमें से कौन सा है। सो यहाँ पे आप गुटनबर्ग ब्लॉक्स बाय कैडेंस ब्लॉक्स पेज बिल्डर फीचर्स, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आप इसको एक्टिवेट करना नहीं भूलना। एक्टिवेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि कैडेंस के जो ब्लॉक्स हैं वो एक्स्ट्रा कौन कौन सी फंक्शनैलिटी हमारे एग्जिस्टिंग गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर के अंदर ऐड करेंगे। सो यहाँ पे आप देख लें रो लेआउट। हमने देखा था कि गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर के अंदर भी रो का फीचर है, लेकिन वो जो रो का फीचर है वो बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल नहीं है। वेयर एज रो लेआउट का जो कैडेंस ब्लॉक का फीचर है वो हाईली कस्टमाइजेबल है। आप उसमें रो की विड्थ सेट कर सकते हैं, आप उसके बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, आप उसके अंदर कॉलम सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल फीचर है कैडेंस ब्लॉक्स का। सो इसके साथ फॉर्म्स आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने यूज़र से कोई डेटा लेना है, जिस तरह ईमेल कलेक्शन के फॉर्म्स होते हैं, आप लोगों से ईमेल लेना चाहते हैं, आप उनसे फ़ोन नंबर लेना चाहते हैं, तो कुछ भी आप अपने यूज़र से एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप फॉर्म का जो ब्लॉक है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप एडवांस्ड गैलरी में जाएं तो फोटो गैलरीज इसमें ऐड होती हैं, कराउजल्स ऐड होते हैं, स्लाइडर आप बनाना चाहते हैं, मतलब नॉर्मली देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, कस्टम लिंक्स, कैप्शंस और बहुत कुछ इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, इमेज साइजेस भी ऐड कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप एडवांस्ड गैलरी का जो कैडेंस ब्लॉक है वो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह एडवांस्ड बटन, आपने देखा होगा कि जो अमेजोन एफिलिएट की वेबसाइट्स होती हैं उनके अंदर जो बटन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उसी पे क्लिक करने के बाद हमारे यूज़र ने एक्चुअल वेबसाइट पे जाना होता है जहाँ से वो प्रोडक्ट बाय करता है, जिसके अगेंस्ट हमें एफिलिएट का कमीशन मिलना होता है। सो जब तक वो बटन हाईली कस्टमाइजेबल नहीं होगा, आई कैचिंग नहीं होगा, तो वो एक्चुअल कॉल टू एक्शन होता है जो कि बाकी हमारे टेक्स्ट से या बाकी कंटेंट से बिल्कुल प्रोमिनेंट होना चाहिए, ताकि लोगों की जो अटेंशन है वहाँ पे ग्रैब हो और वो उस पर क्लिक करके हमारे जो एफिलिएट का लिंक है उस तक पहुँचे। सो आगे एनिमेशन अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, इसी तरह आइकन्स आप देख सकते हैं 1500 से ज़्यादा SVG जो कि फाइल टाइप है, SVG आइकन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो कि हमारे कंटेंट के अंदर हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हम उनका साइज सेट कर सकते हैं, कलर्स एडजस्ट कर सकते हैं और किसी तरह का भी बैकग्राउंड या बॉर्डर्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें अपने कंटेंट को ब्यूटीफाई करने के लिए आइकन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम वो आइकन्स जो कैडेंस ब्लॉक के फ्राहम करदा है वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से स्पेसर एंड डिवाइडर, आपको याद होगा कि बिल्ट इन गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर के अंदर भी डिवाइडर का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन अगेन जो हमें कैडेंस ब्लॉक्स जो फीचर्स देगा वो बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल होगा एज़ कम्पेयर टू बिल्ट इन जो एडिटर है गुटनबर्ग। सो हम यहाँ के स्पेसर्स और डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं। एडवांस टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप हेडिंग बनाएं, पैराग्राफ बनाएं, आप साइजेस सेट कर सकते हैं डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए, जिसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि लैपटॉप पे मेरा टेक्स्ट इस तरह का दिखे, टैबलेट के अंदर मज़ीद छोटा हो जाए, या मोबाइल के अंदर उसका साइज़ एडजस्ट हो जाए, कलर्स एडजस्ट हो जाएं, या उसके जो फ़ॉन्ट साइजेस हैं, फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं वो एडजस्ट कर सकें, तो आप एडवांस टेक्स्ट का ब्लॉक यूज़ करेंगे। तो इस तरह टैब्स भी बड़े इंटरेस्टिंग एक फ़ीचर होता है कि आपने डिफरेंट टैब्स के अंदर डिफरेंट कंटेंट शो करवाना है। ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता, क्योंकि आपको टैब स्विच करना होता है और वहीं पे ही टेक्स्ट अपीयर हो रहा होता है। तो आपको टैब्स का जो फीचर है ये भी प्रोवाइड करता है कैडेंस ब्लॉक्स। इन्फो बॉक्स, आप चाहते हैं कि कोई एक हेडिंग या एक प्रोमिनेंट बॉक्स हो जिसके अंदर आप कंटेंट डिस्प्ले करवा सकें विद आइकन, जिस तरह कोई अलर्ट बॉक्स होता है, जिस तरह कोई वार्निंग बॉक्स होता है,
या आप चाह रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का आपने रिव्यू लिखा और उसकी समरी किसी एक ऐसे बॉक्स के अंदर आ जाए जो कि बहुत प्रोमिनेंट हो, जो कि आई कैचिंग हो, आई ग्रैबिंग हो, तो उसके लिए आप इंफॉर्मेशन बॉक्स, इन्फो बॉक्स यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लर्न मोर, स्टाइल स्टैटिक कर सकते हैं, आप हॉवर का कलर या उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से अकॉर्डियन, ब्यूटीफुल अकॉर्डियन सेलेक्ट करने के लिए आप ये ब्लॉक यूज कर सकते हैं। अकॉर्डियन एक्चुअली किस तरह का दिखता है हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकली भी इसको देखेंगे, ताकि हमें आइडिया हो सके कि इसको हम यूज कहाँ कर सकते हैं और ये दिखता कैसे है। अगर आपने कोई लिस्टिकल्स बनाने हैं और उनको आइकन्स लगा के ब्यूटीफाई करना है, तो आइकन लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपके लिए साबित हो सकता है। ऐड ब्यूटीफुल आइकन्स टू योर लिस्ट एंड मेक मोर एंगेजिंग। अगेन वो जो आइकन्स 1500 से ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल थे, वो यहाँ भी हमारे पास लिस्ट में भी अवेलेबल होंगे, ताकि हम अपनी लिस्ट को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई कर सकें और एंगेजिंग कर सकें। टेबल ऑफ कंटेंट, आपका कंटेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड है और आप चाहते हैं जिस तरह एक बुक होती है, बुक में टेबल ऑफ कंटेंट पहले पेज पर होता है, तो वहीं से आप देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक इस बुक के पेज नंबर फलां पे मौजूद होगा। तो आप डायरेक्टली वहां से जंप कर सकते हैं अपने फेवरेट टॉपिक पर टेबल ऑफ कंटेंट के जरिए। तो सेम तरीके से हमारा जो आर्टिकल होता है वो भी डिफरेंट सेक्शंस पर मुश्तमिल होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम पहले दो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ को स्किप करें और डायरेक्टली थर्ड प्रोडक्ट के रिव्यू को पढ़ना चाहते हैं, तो हम टेबल ऑफ कंटेंट के ज़रिए एग्जैक्टली उस पर क्लिक करेंगे और पेज के उस एग्जैक्ट पॉइंट पर जंप कर जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पर जो पोस्ट अवेलेबल हैं उनको डिस्प्ले कर सकें अपने आर्टिकल के अंदर, मतलब उनको लिस्ट कर सकें या एक ब्यूटीफाई तरीके से डिस्प्ले कर सकें, तो उसके लिए आप पोस्ट का जो ब्लॉक है वो यूज़ करेंगे। अगर आप काउंट डाउन यूज़ करना चाहते हैं, आप देखते होंगे कि समटाइम्स कोई वेबसाइट या कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुई होती, तो वहाँ पे काउंट डाउन टाइमर चल रहा होता है। तो अगर आप वही काउंट डाउन टाइमर अपने वेब पेज में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ये ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं काउंट डाउन का, और एक एंगेजिंग और खूबसूरत तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं। इस तरीके से टेस्टिमोनियल्स, अगर आपके क्लाइंट्स की कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं आपके बारे में, तो वो भी आप इजीली टेस्टिमोनियल्स के ब्लॉक के थ्रू डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहीं पे ही आपको कैडेंस ब्लॉक्स कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, लेकिन वो प्रो में अवेलेबल होते हैं। उसके लिए आपको डेफिनेटली इसका प्रो वर्जन बाय करना पड़ेगा। देन 10 मोर प्रो ब्लॉक्स भी आपके सामने आ जाएंगे। कस्टम आइकन्स आप देख सकेंगे, कस्टम फ़ॉन्ट्स ऐड कर सकेंगे और मज़ीद डिज़ाइन लाइब्रेरीज भी उसके अंदर ऐड हो जाएंगी। सो शुरू में आप फ्री से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप देखेंगे आप इस्टेब्लिश हो गए हैं, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है और आप अपनी वेबसाइट को मज़ीद एनहेंस करना चाहते हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं जिसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, तो देन आप कैडेंस का जो प्रीमियम प्लगइन है और साथ थीम है, इसका पूरा वैसे एक पैकेज भी मिलता है जिसके अंदर उसके प्लगइन्स, थीम्स और जितने भी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो आपको प्रो फीचर्स में अवेलेबल हो जाती हैं। सो यहाँ से हम जाते हैं कि इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करने के लिए पोस्ट में जाएंगे। यहाँ से आपको याद होगा ऑल पोस्ट में तो जो पोस्ट आप ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। लेकिन जब हम लेट्स सपोज अपने होम पेज को डिज़ाइन कर रहे हों, या होम पेज पे हमने क्या क्या दिखाना है वो डिसाइड कर रहे हो, तो आप कोशिश करें कि पेज ही बनाएं इंस्टेड ऑफ पोस्ट। सो पेजेस में जाता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं एक नए पेज पर उसको एडिट करने वाले ऑप्शन में मैं पहुँच गया। सो यहाँ से आप अपने पेज पे कंटेंट ऐड कर सकते हैं, उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, उसका जो लेआउट है वो डिसाइड कर सकते हैं कैसा होगा, एंड ऑल दिस स्टफ। सो यहाँ पे मैं ऐड टाइटल को लेट्स सपोज मैं छोड़ देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं नया एक पेज बना रहा हूँ जो कि मैं एज अ होम पेज यूज़ करूँगा। अच्छा, यहाँ पे होम पेज डिज़ाइन करने से पहले या इसके जो कैडेंस के ब्लॉक्स हैं उनको देखने से पहले ये बात याद रख लें कि ये बहुत सेंसिटिव मरहला होता है आपकी वेबसाइट का। अगर आपने अपने वेब पेज को अच्छे से डिज़ाइन ना किया, या आपको ऑलरेडी कलर्स कॉम्बिनेशंस, आपको सीएसएस के स्टाइल्स, आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, या आप कलर का जो कंट्रास्ट है उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वर्डप्रेस को डीपली लर्न करें,
उसके बाद कैडेंस के जो फीचर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करें। उसके लिए आप डेफिनेटली ऑनलाइन जो मौजूद दूसरे रिसोर्सेज हैं वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारा जो टॉपिक मेन वर्डप्रेस नहीं है, हम एफिलिएट मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो इसके लिए मैं वही चीज़ें टच करूँगा जो आपको फ़ायदा तो दें, लेकिन अगर आपने डीपली अंडरस्टैंड करना है तो आप यूट्यूब, गूगल के डिफरेंट रिसोर्सेज का सहारा ले सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको इतना अंडरस्टैंड ज़रूर करवा दूँ कि आप एक होम पेज को डिज़ाइन कर सकें। लेकिन अब देखें, हमारा जो कोर्स है वो हज़ारों लोग देख रहे होंगे, तो अगर आप हज़ारों लोग इस सेम डिज़ाइन को जस्ट कॉपी और पेस्ट करेंगे अपने पास, तो वो एक सेम लेआउट बन जाएगा, हज़ारों सेम काइंड ऑफ वेबसाइट्स बन जाएंगी। तो आप कोशिश करें कि अपना डिज़ाइन जो है वो खुद से सिलेक्ट करें और उसको खुद से डिज़ाइन करें, ताकि आपकी जो आइडेंटिकल चीज़ें रहें और दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट ना दिखें। सो आप यहाँ पे देखें कि ये कैडेंस ब्लॉक्स का जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ से हमारे सामने आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम ब्लॉक के जो डिफ़ॉल्ट्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी स्पेसर अगर हम अपने वेब पेज के अंदर यूज़ करेंगे तो उसकी ये सेटिंग्स ऑलरेडी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट से ही रहें। कि हाइट का जो यूनिट है पिक्सल सेलेक्ट करना चाहता हूँ, एक बाय डिफ़ॉल्ट एक जो डिवाइडर होगा उसकी हाइट क्या होगी, 60 होगी। अगर मैं इंडिविजुअल वो ब्लॉक जो वो आइटम है वो यूज़ करूँगा तो उसके लिए भी मुझे कस्टमाइज़ करने की जो फैसिलिटी है वो मौजूद रहेगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने सेम काइंड ऑफ डिज़ाइंस, सेम काइंड ऑफ डिवाइडर्स अपने पूरे पेज पर यूज़ करने हैं, तो यहाँ से मैं उनको जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होगी वो यहाँ से मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। इसी तरह आप टैब्स की जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन बॉक्स की आप देखें कि जितने भी मैं इन्फो बॉक्स यूज़ करूँ, क्या उन पे मौजूद जो लिंक हो वो सेम विंडो में ओपन हो या न्यू विंडो में ओपन हो। लिंक का जो कंटेंट है वो एंटायर बॉक्स में हो या सिर्फ ओनली लर्न मोर बॉक्स नज़र आए। तो इस तरह कंटेनर की सेटिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मीडिया की सेटिंग आप कर सकते हैं कि मीडिया मीडिया क्या होता है, नॉर्मली जो इमेज हम ऐड करते हैं वो मीडिया कहलाता है। तो मीडिया अलाइन कहाँ हो, टॉप पे, ब्लॉक के टॉप पे अपेयर हो, मिडल में अपेयर हो या बॉटम में अपेयर हो, या उसको हम लेफ्ट करें, राइट करें, या कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह जो इन्फो बॉक्स का टाइटल है उसकी सेटिंग दे देता हूँ कि टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग टू। अच्छा, जो हेडिंग्स होती हैं ये 6 किस्म की हेडिंग्स जो HTML के अंदर सपोर्टेड है, वो H1 से H6 हो सकती हैं। H1 जो हेडिंग होगी वो सबसे समझ लें प्रोमिनेंट और सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और H6 स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है। सो वहाँ से मैं फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट कर सकता हूँ, लाइन हाइट एडजस्ट कर सकता हूँ कि लाइंस के दरमियान कितनी स्पेस हो। इस तरह लेटर स्पेसिंग कि जो टेक्स्ट आप लिख रहे हैं उसके दरमियान में स्पेसिंग कितनी हो, वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ़ॉन्ट फैमिली आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट फ़ॉन्ट फैमिली। आप फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है कि फ़ॉन्ट्स के डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के कॉम्बिनेशन। फ़ॉन्ट क्या होता है, आपके टेक्स्ट का स्टाइल। सो यहाँ से मैं फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर सकता हूँ। पैडिंग, पैडिंग क्या होता है कि आपके कंटेंट और उसके बॉर्डर्स के दरमियान का जो स्पेस एरिया होता है उसको हम पैडिंग बोलते हैं। सो आप चाहते हैं कि कंटेंट मेरा बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे, तो आप उसकी चारों तरफ से जो पैडिंग है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। आप उसको अलाइन सेंटर कर सकते हैं, और जिस तरीके से भी एडजस्ट हो वो सेटिंग्स के ज़रिए एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह टेक्स्ट की सेटिंग आप देख लें, बाय डिफ़ॉल्ट कलर उसका ग्रे होगा। अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू हो या कोई और हो तो वो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम इसकी भी वही सेटिंग है, फ़ॉन्ट साइज़, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो कितना बोल्ड या कितना एक हाईलाइट दिखे। खैर, इस यहाँ से आप सेव चेंजेस करेंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे सेव हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप स्लैश लिख के स्लैश टाइप करेंगे तो आपके सामने जो ब्लॉक्स हैं वो अपेयर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे रो लिखते हैं, ROW लिखेंगे, तो रो से रिलेटेड जितने भी ब्लॉक्स हैं वो आपके सामने अपेयर हो जाएंगे। अच्छा, ये वाला रो जो आपके सामने अपेयर हो रहा है ये है गुटेनबर्ग एडिटर का ब्लॉक, जबकि ये रो लेआउट ये कॉर्डेंस ब्लॉक्स हैं। तो मैं डेफिनेटली कॉर्डेंस यूज़ करूँगा क्योंकि ये मुझे एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी और एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। तो अब मैंने अपना लेआउट डिज़ाइन करना है। लेआउट के बारे में
सोचना है तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मेन, इसको हीरो सेक्शन बोलते हैं, जो टॉप पे आपको नज़र आ रहा होता है कि साथ एक इमेज होता है और उसके साथ टेक्स्ट होता है, और टेक्स्ट बड़ा एंगेजिंग लग रहा होता है, बैकग्राउंड कलर होता है, तो इसको बोलते हैं हीरो सेक्शन। अगर आपने हीरो सेक्शन बनाना है तो आप यहाँ से 2 कॉलम्स वाली रो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, अब आपके सामने 2 कॉलम्स आ गए और 1 रो आ गई। अगर आप इसकी अ, जो विड्थ है वो एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली ड्रैग करेंगे और ये 35% आपका राइट वाला कॉलम हो जाएगा और 65% आपके लेफ्ट वाला। ये जो आप फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें गुटनबर्ग का जो ब्लॉक का जो रो का ब्लॉक है वो प्रोवाइड नहीं करता। सो ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज हैं जो सिर्फ हमें कार्डेंस के ब्लॉक्स में ही देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास मजीद, मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा, प्लस के साइन मुझे नया ब्लॉक यहाँ पे ऐड करने की फंक्शनैलिटी या ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ऐड ब्लॉक करता हूँ मैं, यहाँ से चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई इमेज मैं अपलोड कर दूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, अपलोड में जाऊँगा और जो ऑलरेडी मैंने एक इमेज अपलोड कर रखी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो चूँकि मैं एक फ़िशिंग से रिलेटेड अपना पेज डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैंने फ़िशिंग से रिलेटेड कोई इमेज जो कि ट्रांसपेरेंट इमेज था वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट कंटेंट ऐड करना चाहता हूँ, वो मैं डेफिनेटली कहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमने जस्ट आपको समझाना है कि ब्लॉक्स बनते कैसे हैं। लेकिन आपने कोई भी चीज़ कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करनी जब आप अपनी मनी साइट पे काम कर रहे होंगे। मनी साइट क्या होती है? मनी साइट होती है जो आप वेबसाइट रैंक करके जहाँ से रेवेन्यू अर्न करना चाहते हैं। तो ये वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये कोशिश करें कि आप ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें कर लें। जब आप लाइव साइट करें तो आप प्रॉपर, आपको पता होगा मैंने कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम कैडेंस ब्लॉक्स यूज़ करके अपने जो गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर है उसमें मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकते हैं। तो आपने इसको डिटेल से देखना है, बार बार देखना है। इससे रिलेटेड मज़ीद भी जो स्टफ़ है वो यूट्यूब से देखें, गूगल से देखें, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आएगा। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा पेज लेआउट डिज़ाइन कर सकेंगे। तो अभी हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलेंगे अगले लेक्चर में कि मज़ीद ब्लॉक्स को हम एक्सप्लेन कर सकें।